स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो पूरी तरह से रिवीजन वीडियो है, सुपर फास्ट रिवीजन, जिससे कि जो बच्चे पहले पढ़ाई कर चुके होते हैं और लास्ट मोमेंट में उन्हें रिवीजन करना होता है, तो एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो का टाइटल ही होगा एक वीडियो एक पीडीएफ। सिर्फ है एक पीडीएफ आपको पढ़ना है, एक वीडियो पढ़ना है, टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपकी कवर हो जाएगी। आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए वीडियो है। किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर में है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है और टोटल क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व होने वाली है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी समय, अभी तो मुझे नहीं पता कितने समय में कवर कर पाऊंगा। उसके अलावा इसका जो पीडीएफ है मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप चुटकियों में पास कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जस्ट रिवीजन के लिए है। एक्सप्लेनेशन के लिए तो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर वीडियोज़ देखते रहिए, वहाँ पर सब मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ एक एक टॉपिक। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर जाइए globaliti.org पर, यहाँ से फटाफट पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, शुरू में ही बता दे रहा हूँ। globaliti.org ये वेबसाइट है, इसको सिंपली ओपन करेंगे globaliti.org। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से फर्जी वेबसाइट भी अब तैयार हो गई हैं। तो इस पर आपको जाना है, उसके बाद आपको कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है और कोर्स में अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और मॉडल पेपर में भी चले जाइए, नई अपडेट में मॉडल पेपर। ठीक है, यहाँ से आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे 2022 के एग्जाम के लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऊपर स्लाइड करिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखिए लिखा हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रथम वर्ष, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ से इस तरह से पेज खुलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का। और इसमें आप देखिए कि ये जो देख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं न्यू सिलेबस का क्वेश्चंस हैं, इसको अभी मत कीजिएगा। अगर अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं अगस्त 2022 में जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके लिए, ठीक है, तो अगस्त 2022 के लिए आप ये क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस ना, जो न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए और आ जाइए आप पुराने सिलेबस पर, जो आपको नीचे मिलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे आपके सामने मिल रहा है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 टेस्ट, इसको खटाखट अभी मोबाइल आप जैसे वीडियो फिनिश करने के बाद 20 ये टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए पूरा एक तरफ से। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए, एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ये वाला सिर्फ। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर कंप्लीट क्वेश्चन बैंक हिंदी, इन हिंदी लिखा हुआ है, सिर्फ ये पीडीएफ, एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसके ऊपर के टेस्ट दे लीजिए, 20 टेस्ट हैं। ठीक है, 20 टेस्ट हैं, छोटे छोटे कम क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, टेस्ट एक पीडीएफ और जो वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद खटाखट आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से अच्छे नंबरों के साथ आप पास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पढ़ाई तो करनी है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। रिज्यूमे शुड बी, हमारा रिज्यूमे है जो बायोडाटा है कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा रिज्यूमे है बायोडाटा है वो कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए शॉर्ट एंड प्रिसाइज। आंसर नंबर ए आपका सही है। और इस पीडीएफ की खास बात यह है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन है उसी के जस्ट नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट ए जॉब। कह रहे हैं एक नौकरी में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां उठाना है, उसको अगर कोई लिख के आपको एक जगह दे देता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नौकरी का विवरण, इंग्लिश में कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मैं डायरेक्टली बस टिक कर दे रहा हूँ, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। A written description of duties and responsibility to be carried, सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है, इसको भी कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। वहां पर आंसर बी था, यहाँ पर आंसर सी है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। अगर कोई आपको लिख के दे देता है कि इस नौकरी में आपको यह जिम्मेदारी उठानी है, एक लिखित तौर पे आपको एक लेटर मिल जाता है, उसमें सारी जानकारियां लिखी रहती हैं, तो उसको हम बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में कहेंगे नौकरी का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। इंटरव्यू का कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम आपका क्या होना चाहिए। हमारा अगला कदम क्या होगा, हम जाएंगे इंटरव्यू अटेंड करेंगे। ठीक है, आंसर सी। जब हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए हमें कॉल आएगी तो हमें क्या करना है, हमें इंटरव्यू देने जाना है, सिंपल सी बात है। तो आंसर इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में उपस्थित होना, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सुटेबल WH, ठीक है, चूज द सुटेबल वर्ड फॉर गिवन। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसका आपको प्रॉपर शब्द यहाँ पर देना है, विच वाई। ठीक है, तो एनिमल की बात हो रही है कि कौन सा जानवर है जिसे आप पसंद करते हैं, कौन सा जानवर है जिसे आप पसंद करते हैं। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे तो विच एनिमल डू यू लाइक, इसलिए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा।
ये इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन है आपके सामने जो है। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब आपको पता है ना, कॉमा, डॉट, ये सब जो निशान होते हैं इनको पंक्चुएशन कहा जाता है। तो कह रहा है रोहन इन गिवन सेंटेंस, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। रोहन, डेविड और जो राम है ये लोग लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि डेविड और राम के बीच तो एंड लगाया है, लेकिन रोहन और डेविड के बीच में कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनको क्या लगाना था? कॉमा लगाना था राहुल के बाद, ये रोहन के बाद पूछ रहा है ना, रोहन के बाद क्या लगेगा आफ्टर रोहन, तो रोहन के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर गिवन, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई आपसे पूछता है हाउ डू यू बीन, आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे वेरी वेल एंड यू, कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। जैसे कोई आपसे पूछता है कि हाउ हैव यू बीन, आजकल आप कैसे हैं या क्या चल रहा है, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस है, तो आप आंसर देंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, उसके बाद कहेंगे एंड यू, आप कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिवन। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। कोई कह रहा है कि एक्सीडेंट कब हुआ था, तो कहाँ होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें व्हेन पूछा हुआ है ना कि कब हुआ था, कब एक्सीडेंट कब हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था रात के 10:30 बजे, कल वाली रात में, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। कब पूछा था, इसलिए टाइम वाला जो आंसर है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चूज द करेक्ट टेंस फॉर द वर्ब। वर्ब है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं बच्चा जब था तब म्यूजिक सुनना मुझे पसंद था, ठीक है। या म्यूजिक मैं सीख रहा था, तो क्या ये था वाला सेंटेंस है ना, मतलब बचपन की बात हो रही है, वॉज चाइल्ड जब बचपन में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? लर्न हो जाएगा। प्रेजेंट की बात होती तो लर्न रहता, लेकिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए लर्न हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 10वां कह रहा है सीवी करिकुलम को किस नाम से जाना जाता है? सीवी, रिज्यूमे, बायोडाटा, इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं, ठीक है, उसी के लिए यूज होते हैं जो आप नौकरी के लिए सीवी तैयार करते हैं। तो सीवी को और किस नाम से जाना जाता है? सीवी को रिज्यूमे नाम से भी जाना जाता है। आंसर ए सही होगा, ठीक है। 11 नंबर चलते हैं। करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज, फिर वही क्वेश्चन है, उसमें सीवी और यहाँ पर सिर्फ करिकुलम विटे लिखा हुआ है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम जानते हैं रिज्यूम के नाम से। सीवी या करिकुलम विटे को किस नाम से जाना जाता है? रिज्यूम के नाम से जाना जाता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब कोई दो चीजों को कंपेयर करना है कि ये मुझसे बेहतर है, वो मुझसे छोटा है, मैं उससे पतला हूँ, वो मुझसे मोटा है। इस तरह के कंपैरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसी की बात कर रहा है। योर पेंसिल इज, आपकी पेंसिल मेरे वाली पेंसिल से क्या होगी? पेंसिल है तो नुकीली होगी ना, तो यही वाली चीज है यहाँ पर। शार्पर मतलब आपकी जो आपकी पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से क्या है? शार्पर है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जो मेरी पेंसिल से आपकी पेंसिल नुकीली है, आंसर बी सही हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस ही लगते हैं, कोई मुझसे लंबा है तो टॉलर, कोई मुझसे पतला है तो थिनर, ठीक है, इस तरह से होता है ना सेंटेंस, वही चीज है यहाँ पर। छोटा है तो स्मॉलर, इस तरह से। तो इसी प्रकार से जो सेंटेंस था इसमें शार्प की जगह शार्पर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ। फ्यूचर टेंस की वर्ब यूज करने की बात कर रहा है। वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, कह रहे हैं हम लोग नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जू जाएंगे, चिड़ियाघर जाने वाले हैं। तो हम लोग जाएंगे ना, तो फ्यूचर की बात हो रहा है। फ्यूचर में विल गो, विल लग जाएगा ना, ये जो आपका है फ्यूचर का है, ठीक है। ये जो वर्ब है फ्यूचर टेंस में यूज होती है। यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। दे गुड फ्रेंड, वो जो है अच्छे फ्रेंड है। दे मतलब दो से ज्यादा लोग हो गए या एक से ज्यादा, बहुवचन हो गया यहाँ पर ना, तो बहुवचन वाले केस में क्या लग जाएगा? एक से ज्यादा है इसलिए आर लग जाएगा। दे आर गुड फ्रेंड, वो जो है वो सब अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है वर्ब यहाँ पर आपको फील करना है, ठीक है। ट्रेन है जो कि ये गुफा से गुजर रही है। ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज पासिंग थ्रू द टनल। देख लीजिए पासिंग थ्रू, पासिंग कहाँ? इज पासिंग। आंसर भी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर इंट्रोगेटिव। यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो है
शब्द इस्तेमाल करना है। आर यू गोइंग, कोई पूछेगा आर यू गोइंग तो ऐसे नहीं पूछेगा, कहेगा आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, वेयर, वेयर, ठीक है। तो वेयर ढूंढ लीजिए, वेयर कौन सा आंसर है, वेयर आंसर है बी, इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन आपको सेट करना है, ठीक है। आई मेड दिस केक, मैंने यह केक बनाया है, ठीक है। कैसे बनाया है, मैंने एक केक बनाया है तो मैंने खुद बनाया है ना, मैं यही बोलूंगा ना कि यह केक मैंने खुद बनाया है। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ठीक है, क्या हो जाएगा माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ पर भी प्रोनाउन यूज करना है। सी मेड दिस केक, सी है ना, आई था तो आई के साथ माई सेल्फ लग गया था, ही होता तो ही के साथ हिम सेल्फ लग जाता, ठीक है। लेकिन अगर सी आ जा रहा है तो सी के साथ क्या लग जाएगा, हर सेल्फ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको क्या दिखेगा, आंसर सी दिख जाएगा। सी है तो सी के साथ हर सेल्फ, कि उसने केक खुद बनाया, ठीक है। तो हर सेल्फ, क्योंकि वो फीमेल है, मेल होता तो हिम सेल्फ हो जाता। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है। सी हैज हर्ट, ठीक है, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, फिर से सी है इसलिए यहाँ पर हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ही होता तो हिम सेल्फ हो जाता, यहाँ पर हर सेल्फ हो जाएगा, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इसके लिए भी एडजेक्टिव देना है आपको। द लिटिल गर्ल आईज रिवील्ड हर मिस्टीफ, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है ट्विंक, ये जो है इसको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को कराया इसके पहले, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो ट्विंकलिंग आईज होता है। ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाती आंखें, जो बच्चे होते हैं ना शरारत कुछ कर लेते हैं तो ऐसे आंखों से पता चल जाता है कि ये कुछ शरारती हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस सेट होगा कौन सा होगा, कि बच्ची के टिमटिमाती आंखों से हमें ये पता चल गया कि उसने क्या शैतानी की है, ठीक है, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, ठीक है। माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, मेरा घर तीसरे मंजिल पर है, ठीक है। कई बार मेरा फेस सामने नहीं आ रहा होगा तो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा कम रहा हूँ, रिवाइज ज़्यादा करा रहा हूँ, इसलिए फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, ठीक है, कहाँ पर होगा, ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड सेट करना है। इज द स्पीकर एट द फंक्शन, कह रहा है अगर किसी फंक्शन में कोई स्पीकर था, मतलब कोई फंक्शन होता तो वहाँ पे माइक लेके कोई न कोई बोलने वाला होता ना स्टेज पे, तो कह रहा था कि उस फंक्शन में कौन स्पीकर कौन था। अगर कोई पूछेगा फंक्शन में स्पीकर कौन था तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो हु ढूंढ लीजिए, व्हाट 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 हु, आंसर डी सही है आपका। हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, कि जो फंक्शन था उसमें स्पीकर कौन था, बोलने वाला व्यक्ति कौन था जो स्टेज पर बोल रहा था। नेक्स्ट है, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये आईटी से आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, प्रोनाउन रिफर टू, प्रोनाउन को कहा जाता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हम लोग कितनी बेहतर किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे कोई किल्ड बोलेगा, कोई किल्ड बोलेगा, जैसे सबका अपना स्टाइल होता है ना, एक शब्द को बोलने का सबका अलग तरीका होता है। तो जितना बेहतर, इंग्लिश के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत सुंदर होना चाहिए। आप देखते हो कि कुछ लोग एकदम लगता है कि अंग्रेज ही हैं, बहुत सुंदर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो जो बोलने का तरीका होता है किसी शब्द को, उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को पैदा करना, आवाज को पैदा करना, ही प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये टीचर, स्कूल, वर्क, सी, एज, ये इस तरह से दे दिया है। बोल रहा है कि इसे एक सेंटेंस बनाइए जिसका कोई एक मतलब निकल सके। तो यहाँ पर मतलब निकालेंगे तो सी है, सी वर्कड एज और टीचर इन द स्कूल होना चाहिए इस तरह से, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सेंटेंस सूट हो रहा है, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। देखिए इसमें इन वगैरह नहीं था, इतना ही सेट करना था, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं,
द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से कोई तगड़ी फीलिंग वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विस्मय बोधक, ठीक है, इंटरजेक्शन। इसका जो शब्द होता है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो विस्मय बोधक सेंटेंस होते हैं, उसके लास्ट में पहचान होती है कि उसके लास्ट में इस तरह से निशान लगा होता है। जैसे कुछ प्रश्नवाचक में ऐसे लगा रहता है, फुल स्टॉप ऐसे रहता है, कॉमा रहता है, इसी तरह से जो विस्मय बोधक सेंटेंसेज होते हैं उसमें लास्ट में ये पहचान है, इस तरह से लगा रहता है सिंबल इसका, ठीक है। तो अचानक और कोई सॉलिड मतलब कोई प्रबल भावना व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है उसको विस्मय बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। ये आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। When you greet higher officials, आप अपने टीचर, अपने अनुदेशक, अपने से सीनियर, अपने मैनेजर, किसी से अगर आप ग्रीट कर रहे हैं तो आपको कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए? ग्रीट मतलब है कि कोई सामने आ रहा है, आपका अभिवादन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, इस तरह से जो आप मुलाकात करते हैं और उनके सामने जो प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, तो उसी को कह रहा है कि कैसे करना चाहिए आपको। तो यूज शुड यूज, ऐसे में आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे गुड मॉर्निंग शब्द, ठीक है। हेलो, हे, हाय नहीं इस्तेमाल करेंगे, आंसर ए सही होगा। जब भी ये एक तरह से फॉर्मल की बात हो रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जब भी आप अपने सीनियर, अपने टीचर, अपने अधिकारी से बात करेंगे तो आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट तो बाय के लिए होता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड। आंसर शब्द जो है, आंसर शब्द में कौन सा ऐसा शब्द है जो साइलेंट है? एक्चुअल में हम लोग जब भी ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बोलते हैं तो आंसर बोलते हैं ना, ठीक है, आंसर तो बोलते नहीं है, ठीक है, आंसर करके तो नहीं बोलते हैं ना। तो इसमें साइलेंट क्या हो गया? इसमें साइलेंट जो है डब्लू, डब्लू का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए इसको साइलेंट कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आंसर शब्द में डब्लू जो है साइलेंट है। ऐसा शब्द जिसको मतलब होते हुए भी उसको बोला नहीं जाता है, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। विच वन इज डूज, डज मतलब होता है डूज या डज जो भी कह लीजिए कि हमें क्या करना है। जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन के दौरान, ठीक है, चर्चा के दौरान, डिस्कशन के दौरान शिष्टाचार का क्या करें, मतलब इसमें से क्या है जिसे आपको करना चाहिए अगर आप कहीं ग्रुप डिस्कशन वगैरह में बैठे हैं। तो इसमें सबसे खास बात होती है कि आपको दूसरों की बात को सुनना चाहिए। अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं तो अगर आप दूसरों की बात को सुनेंगे तभी तो सही से आप अपनी राय भी दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरों की बातों को सुनिए। आंसर भी सही हो जाएगा 29 का। ये कम्युनिकेशन स्किल के एक तरह से चल रहे हैं क्वेश्चंस। विच वन इज अ डोंट, क्या नहीं करना चाहिए डिस्कशन के दौरान? करने के लिए क्या था कि दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बे मतलब की बहस नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहाँ है? कंप्यूटर का दिमाग यहाँ है, सॉरी। एक्चुअल में होता क्या है कि आप अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो रटोगे तो बहुत उतना सही नहीं हो पाएगा। इससे आसान है आप वीडियो चला के छोड़ दो, मुझे मत देखो, आवाज़ सुनते रहो, आपकी वैसी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और कितना सॉल्व होता है आप कमेंट करके बताइएगा, पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट का भी हम कोशिश करेंगे। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है? बच्चा जानता है कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, पता नहीं कितना तेज होता है, आजकल तो बहुत तेज हो गया। आंसर भी सही होगा 31 का। 32 पर चलते हैं। विच वन इज अ कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो आपका जो 10th है ये कार्डियल नंबर है, ये सब देखिए एक अलग ही है, ये रोमन अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आंसर 10 है। इसको ऑलरेडी मैं एम्प्लॉयबिलिटी के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ ये सब। 33 है, कह रहा है विच वन इज अ कार्डियल नंबर, इसमें से पूछ रहा है, तो इसमें भी आपका जो 3 है ये कार्डिनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से भी पूछ रहा है कार्डिनल नंबर कौन सा है, इसमें भी आपका 1 जो है ये कार्डिनल नंबर होगा, इसलिए आंसर डी सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी पूछ रहा है कार्डिनल नंबर कौन सा है, 5th 8th सेकंड ये सब नहीं होगा, आपका 1 जो है ये कार्डिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था, ऐसा सेंटेंस विस्मय बोधक, विस्मय बोधक जिसको कहते हैं, अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, अरे ये तो बड़ी सुंदर चीज़ है, ऐसे मैं बोल देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। तो अचानक से मतलब कोई चीज़ देख के, किसी को देख के अगर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है विस्मय बोधक, क्या बिल्डिंग है, क्या कार है, क्या वो है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज सेंटेंस।
यार क्या सुंदर घर है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये विस्मयबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हालांकि इसके पहले शायद पता नहीं क्या लिखा था, उसमें कुछ इसमें मिस्टेक लग रही है, लेकिन आंसर यही सही है। चलिए फिलहाल ये वाला सही है, इसके पहले वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दीबाजी मुझसे भी गलती हो सकती है, एक दो तो मैनेज कर लीजिएगा। विच वन इज एक्टिव वॉइस, इसमें से कह रहा है एक्टिव वॉइस कौन सा है। एक्टिव वॉइस इसमें से है राम हैज पास्ड द एग्जाम। अगर एग्जाम वॉज पास्ड बाय राम होता, जहां पे बाई लगता है ये सब पैसिव हो जाते हैं। पैसिव को आसान है समझना, पैसिव मतलब जिसमें बाई लगा हुआ है पैसिव है, बाई नहीं लगा है एक्टिव है। एक आसान सा है, मतलब जरूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पर समझने के लिए यही सही है। आंसर ये सही हो जाएगा 37 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस कौन सा है, जिसमें बाई लगा हो ढूंढ लीजिए, वो पैसिव वॉइस होगा। देखा है बाई लगा हुआ है, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। पैसिव वॉइस कौन सा है इसमें से, पैसिव वॉइस बाई वाला सेंटेंस हो गया। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन इज नॉट अ कंजक्शन। ठीक है, इसमें कंजक्शन कौन नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये होता है एंड और बट, लेकिन ये ऑन जो है एकदम अलग तरीके से है। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, कह रहे हैं भूमिका निभाने का लाभ क्या नहीं है। इसमें से क्या ऐसा है जो भूमिका निभाने के दौरान ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहीं पे सुपरवाइजर बना जाते हैं या फिर ग्रुप के लीडर बना दिए जाते हैं या फिर क्लास के मॉनिटर बनाए जाते हैं, तो मतलब ऐसा क्या हमें नहीं करना चाहिए या ये रोल के अंतर्गत नहीं आता है या ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। डेवलप बोर्ड, ठीक है, बोर करना, बोरियत विकसित करना। अगर आप काम कर रहे हैं, आप लीडर हैं, आप खुद ही वहाँ पे माहौल ऐसा बना दिए हैं कि सब लोग बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या काम होगा, बेकार माहौल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा कि बोरियत करना जो है। ठीक है, आंसर डी। विच वन इज नॉट वॉवेल, वॉवेल कह रहा है इसमें से कौन सा वॉवेल नहीं है। A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ठीक है, ये सब वॉवेल्स होते हैं। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है, एफ। कह रहा है इसमें से कौन सा वॉवेल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो एफ जो है इसके अंतर्गत तो नहीं आता है, तो ये हो गया आंसर आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एडिक्वेट मैनर। ऑफिस में जब आप रहते हैं तो आपका एक अच्छा शिष्टाचार, एक मैनर, अच्छा मैनर कौन सा कहा जाएगा। ठीक है, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ऑफिस में आपको अच्छा ड्रेस पहनना है, फॉर्मल ड्रेस पहनना है, औपचारिक कपड़े पहनना है, ये आपका जो है ऑफिस का एटिक्वेट कहलाएगा, ऑफिस का शिष्टाचार कहलाएगा। ठीक है, सही मैनर यही कहलाएगा कि आप औपचारिक कपड़े पहने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आंसर ये सही होगा इसका। नेक्स्ट है 43 का, वर्ड इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन द मीनिंग इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि ऐसा शब्द जो दूसरे की तरह ही बोला जाए, मतलब बोलने का तरीका दोनों का सेम हो, बोलने का तरीका सेम हो दोनों का, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं होमोफोन। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स को, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आईटी लिटरेसी के अब क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके सामने देखिए लिखा हुआ आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी में सबसे पहला क्वेश्चन है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में पूछ रहा है। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। आंसर सी सही होगा, 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दो ही चीज़ों से बना है कंप्यूटर हमारा दो चीज़ों से बना है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर बाय मॉडिफाइंग देयर इज कॉल्ड। अगर कोई एक प्रोग्राम है जो दूसरे को इन्फेक्ट कर दे रहा है, बीमार कर दे रहा है, उसके प्रोग्राम में कुछ बदलाव कर दे रहा है, मतलब उसका काम कुछ और है लेकिन कुछ और करने लग रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम को हम वायरस कहते हैं। वायरस ही ऐसा है जो दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है, संक्रमित कर देता है, खराब कर देता है। तो तीसरे का आंसर ए सही हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A software that is used to enable computer user to locate access web page is called। अगर कोई वेब पेज देखना चाहता है, वेबसाइट ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है कौन सा है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं। वेब ब्राउजर के द्वारा ही हम वेबसाइट और वेब पेज वगैरह जो है देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वेब ब्राउजर। चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है
एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड और इंटरनेट पर गलत एक्टिविटी करना, इलीगल एक्टिविटी करना क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, वो साइबर क्राइम कहलाता है। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। इंटरनेट पर जो भी गलत एक्टिविटीज होती हैं, किसी को ठगना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी के पैसे चुराना, फर्जी वेबसाइट बना के अकाउंट का डिटेल ले लेना, चूना लगाना कह लीजिए इंटरनेट के द्वारा किसी को मुर्गा बना देना, किसके अंतर्गत आता है या क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन रीजनल नेटवर्क और ग्लोबल एरिया। ठीक है, जो फैला हुआ है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो फैला हुआ है रीजनल, नेशनल या ग्लोबल, काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। ठीक है, वाइड, एक क्षेत्रीय लोकल एरिया में, एक देश में या पूरे मतलब अन्य देशों में भी फैला हुआ है, ऐसे बड़े नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा यही होता है, सबसे छोटा लैन होता है, उससे बड़ा मैन होता है, सबसे बड़ा वैन होता है। तो आंसर कौन से सही हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन सबसे बड़ा नेटवर्क यही होता है जो एक देश से दूसरे देश तक फैला हो सकता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या होता है? ठीक है, सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीपीयू के अंतर्गत। मतलब सीपीयू में पूछ रहा है, ना कि सीपीयू के कैबिनेट में पूछ रहा है। सीपीयू के कैबिनेट डब्बे में पूछता है तो मदरबोर्ड फलाना फलाना हार्ड डिस्क क्या क्या आ जाता है, लेकिन वो सीपीयू में पूछ रहा है। ठीक है, सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू में दो चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू, दो चीजें होती है। आंसर ए सही होगा आपका, सातवें का। नेक्स्ट चलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। मुझे लग रहा है बच्चा जानता है सीपीयू का फुल फॉर्म। गब्बर सही बोला ना फटाक से इसका आंसर अपने से टिक कर दो यार। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंसर भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 9 फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क शुड बी यूज्ड। कह रहे हैं छोटी दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क यूज होना चाहिए। एक बार फटाक से मैं बता दे रहा हूँ, सबसे छोटी दूरी के लिए जो है लैन यूज होता है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए एक शहर में फैला हुआ हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है। एक शहर से दूसरे शहर या नज़दीकी 100-200 किलोमीटर के लिए, ये लगभग 2 किलोमीटर के लिए मान के चलते हैं, 2 किलोमीटर में फैला हो। ये मान के चलते हैं लगभग 100 किलोमीटर, 80-100 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और वाइड एरिया नेटवर्क एक शहर से दूसरे देश तक फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, लैन मैन वैन का ये मतलब है। तो यहाँ पे सबसे छोटी दूरी के लिए पूछ रहे हैं, सबसे छोटी दूरी के लिए सबसे छोटा नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक कैंपस, एक बिल्डिंग के अंतर्गत या एक यूनिवर्सिटी में जो वो नेटवर्किंग की जाती है। इन अ ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस हु वांट टू। आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं और सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। ठीक है, ईमेल में आप प्राप्तकर्ता को कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की एक प्रति भेजना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक ईमेल मुझे भेजना चाहते हैं, लेकिन आप अभिषेक को भी भेजना चाहते हैं एक कॉपी, दूसरी कॉपी। तो इनको कॉपी भेजना चाहते हैं तो इनको कौन से इनको भेजने के लिए तो टू वाले में आप इनकी ईमेल आईडी टाइप कर दोगे, लेकिन एक कॉपी भेजने वाले को किस ऑप्शन में करेंगे? ठीक है, तो उसको हम करेंगे सीसी में, कॉपी। ठीक है, सी से याद कर लीजिए, कॉपी, दूसरी कॉपी भेजना है सेम चीज की इनके, अब इनको भी भेजना है तो इनको सीसी वाले ऑप्शन में इनकी ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेल की क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। एक्सेल कि एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ 2 रो एंड कॉलम, खटाक खटाक, ऐसे आई रो ऐसे आया कॉलम, एक दूसरे को काट गया, जो बना है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बक्सा, सेल। ठीक है, ये एमएस एक्सेल में होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सेल, जो ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है, ये भी एक्सेल से क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। अगर एक पेज है तो उसको वर्कशीट, ढेर सारी पेज हो गई। ठीक है, कई सारा पेज हो गया, वर्कशीट हो गई। एक एक्सेल में कई सारी वर्कशीट हमने ले लिया तो कई सारी शीट को मिला देंगे तो बुक बन जाएगी ना। तो यहाँ पर इसी तरह से आप मान लीजिए कई सारी वर्कशीट का एक साथ जोड़ दिया जाए, संग्रह कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? वो वर्कबुक बन जाता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आईटी लिटरेसी का एक्सेल का ही क्वेश्चन है। इंसर्ट अ फार्मूला, सेल के अंदर फार्मूला आपको एंटर करना है एक्सेल में। एक्सेल में आपको पता है ऐसे ऐसे करके हमने काट दिया तो ये बन गया सेल, और कह रहा है सेल के अंदर आपको फार्मूला सेट करना है। तो कभी भी कोई भी फार्मूला सेट करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, परसेंटेज निकाला, कैलकुलेशन एबीसीडी कुछ भी करना हो तो हमेशा फार्मूला किससे शुरू होता है? सबसे पहले ये टाइप करेंगे, उसके बाद A1 इस तरह से, B1 या कोई भी इस तरह से, मतलब इस तरह से करके C1, कुछ भी आप मतलब कोई भी फार्मूला सेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसमें लगाएंगे =2 का निशान। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है एमएस पेंट में विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, एमएस पेंट में क्या
नहीं होता है। तो देखिए जेपीजी भी फोटो ही होता है, जीआईएफ भी फोटो ही होता है, पीएनजी भी फोटो होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो होता है वो नहीं होता है। तो आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं सपोर्ट करता है फोटो फॉर्मेट में। तो फोटो वाले फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट नहीं सपोर्ट करता, ये एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है। 15 नंबर, विच ओरिएंटेशन टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। अगर हमें ऐसे छापना है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। और अगर हमें ऐसे छापना है, पेज को चौड़ाई में छापना है, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं, लैंडस्केप, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऐसे लंबाई वाइज, लेंथ वाइज कह रहा है ना, कैसे लंबाई लेंथ वाइज ऐसे लंबे में छापना है, तो उसको हम कहेंगे पोर्ट्रेट। देखिए आंसर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। अब कह रहा है कि अब चौड़ाई के हिसाब से छापना। पहले तो पेज हमें कह रहा था ऐसे छापिए, अब कह रहा है कि ऐसे छापिए, चौड़े में छापिए। तो चौड़े के लिए मैंने क्या बोला था, वो होता है लैंडस्केप। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर बाई मॉडिफाइंग। कह रहा है ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे को इन्फेक्शन फैला दे, उसको परेशान कर दे, खराब कर दे, मतलब सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर दे, वो कौन होता है? तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरस। आंसर बी, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर बाई मॉडिफाइंग देम। देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था, वायरस। नेक्स्ट चलते हैं, स्प्रेडशीट भी एक्सेल को ही कहा जाता है। स्प्रेडशीट आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट को एक्सेलएस जब भी सेव करेंगे, उसके लास्ट में देखेंगे एक्सेलएस लिखा हुआ आ जाएगा। आप कभी भी एक्सेल को सेव करेंगे तो जो भी आप नाम डालेंगे, अगर राहुल नाम से सेव करेंगे तो राहुल के आगे .xls अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका 18 का ये सही हो जाएगा। 19 कह रहा है स्प्रेडशीट, एक्सेल सही है, एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं। को सेव करते हैं किस एक्सटेंशन से? तो वही एक्सटेंशन है एक्सेलएस। आंसर सी सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदल दे रहा है, लेकिन आंसर वही है, एक्सेलएस सी। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया था, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर बी सही होगा। द एक्सपेंशन, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, मुझे लग रहा है सभी को आ रहा होगा। जिसको जिसको आ रहा है हाथ उठाओ, मैं देख तो पाऊंगा नहीं, लेकिन उठा दो, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। बड़ी मेहनत से एसी लगवाया है और आज जरूरत थी यार, लाइट नहीं है ना, तो पसीना भी हो रहा। चलो कोई नहीं। द एक्सपेंशन ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पहले मैंने आपको बता दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन सी सही है। ASAP, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है। मैसेज वैसेज करते समय हाय हेलो, कुछ हम लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करते हैं, छोटा छोटा शब्द, तो इसी तरह से ये भी यूज किया जाता है। एज सून एज पॉसिबल, कोई चीज़ अगर हमें लिखना होता है कि जितना जल्दी हो सके यार पहुंचा दो, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, तो हम लिख देते हैं एज सून एज पॉसिबल। उसके शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? ASAP लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ASAP, एज सून एज पॉसिबल। आंसर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट कॉपी। कॉपी करना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी, ठीक है। पेस्ट करना है, पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल V। पूरा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है कंट्रोल A। कट करना है तो कंट्रोल X, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल कॉपी पूछ रहा था, हम कंट्रोल C, आंसर ए सही करेंगे। ये सब बता दिया क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब कह रहा है कि कट करना है, कट करने के लिए क्या बताया था अभी मैंने? कंट्रोल X। आंसर डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज शॉर्टकट सेलेक्ट ऑल के लिए मैंने बता दिया था, कंट्रोल A। आंसर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज शॉर्टकट की पेस्ट, पेस्ट के लिए मैंने बता दिया था कंट्रोल V। कंट्रोल V जो है किस क्या करता है? भाई स्लो क्यों चल रहा है, तू तो तेज हो जा। कंट्रोल V पेस्ट के लिए। आंसर बी सही है। व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो एंड 4th कॉलम। कह रहे हैं चौथा रो और चौथा कॉलम का सेल एड्रेस कौन सा होगा? चलो ये इस तरह से हम बना देते हैं, रो टिक 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 टिक, ठीक है। ये हो जाए सीधे सीधे हो गए कॉलम 1 2 3 4 5, और ये हो गए रो ABCD। अब ये कह रहे हैं कि चौथा रो मतलब ऐसा, चौथा 1 2 3 4, चौथा रो ये हो गया, और चौथा कॉलम 1 2, ये वाला चौथा कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये यहाँ से आके ये मिला, इस एड्रेस, इसका एड्रेस पूछ रहे हैं, तो इसका एड्रेस हो जाएगा D, और इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? D4 बन जाएगा। D4 होना चाहिए आंसर C, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर। जब भी आप कंप्यूटर में जाइए
क्रिएट न्यू फोल्डर करते हैं तो उसमें अपने आप पहला ही, जैसे अगर आप उसका नाम नहीं बदलते हैं तो अपने आप नाम एक आता है उसका और उसका लिखा हुआ रहेगा न्यू फोल्डर। जब भी आप कहीं नया फोल्डर बनाएंगे अपने आप उसको एक नाम मिल जाता है, उसका नाम क्या रखता है कंप्यूटर, न्यू फोल्डर। फिर आप इसको रीनेम करके चेंज करते हैं, नहीं चेंज करेंगे तो उसका नाम रहेगा न्यू फोल्डर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI। FYI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है, SMS में ही यूज किया जाता है। अगर आप किसी को कोई जानकारी चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको पता नहीं है, बोलना चाहते हैं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं FYI, ठीक है, कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर। जब भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, कहाँ रहता है, वो रहता है हमारे रिसाइकिल बिन में। मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे जानते हैं इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन टू PC। टेलीफोन से इंटरनेट चलाने के लिए, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए डिवाइस इस्तेमाल की जाती थी। अब तो धीरे धीरे पैटर्न बदला है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर चलाई जाती है और उसको कहा जाता है मॉडेम। मॉडेम के द्वारा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़कर इंटरनेट चलाया जाता है। आंसर ये सही है इसका 33 का। विच वन इज शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, पहले भी ये सवाल आ चुका है, Ctrl+C। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है इंफॉर्मेशन मतलब IT सिक्योरिटी में, इंटरनेट पर जब भी आप काम कर रहे हैं उसके सिक्योरिटी के लिए डोंट, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा पासवर्ड जो है वो सबको बता देना चाहिए घूम के चौराहे पे, भाई हमारी ईमेल ID का ये पासवर्ड है, मेरे बैंक का ये पासवर्ड, मेरे पेटीएम का ये पासवर्ड है, नहीं बताना चाहिए ना। यही कह रहा है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपना पासवर्ड का खुलासा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यही आंसर होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज अ साइबर क्राइम। इसमें से साइबर क्राइम कौन सा है। साइबर क्राइम क्या होगा, मेल भेज रहे हैं किसी को तो साइबर क्राइम नहीं है, ऑनलाइन खरीदारी भी करना साइबर क्राइम नहीं है, दोस्तों से चैटिंग भी क्राइम नहीं है, ऑनलाइन जुआ खेलना जो है क्राइम है। तो जुआ खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो कभी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आंसर C सही है। एक आध गलत हो जाए कहीं आंसर तो यार गुस्सा मत होना, PDF से मैच करा लेना, और वहां से भी ना मैच हो तो गूगल से मैच करा लेना। विच वन इज द फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद द विंडोज। विंडो में पहले से ही आता है फाइल मैनेजमेंट, जिससे हम अपने फोल्डर कहाँ रख सकते हैं, किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, डेट वाइज आगे पीछे करना, रीनेम करना, ये सारा जो होता है उसी की बात कर रहा है। विंडो के साथ क्या आता है, तो विंडो के साथ विंडो एक्सप्लोरर आता है, जिसकी सहायता से हम उसमें जो भी हमारे कंप्यूटर में फाइल है C से D में ले जाना, D में सब रखना, इस तरह से मैनेज करना, सारा कुछ उसको खोलना, सब विंडो एक्सप्लोरर से जो है संभव है। आंसर B सही होगा, ये कंप्यूटर के साथ, विंडो के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज अ सर्च इंजन। इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। देखिए फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक ये सब नहीं, सर्च इंजन है गूगल। गूगल और याहू दो सर्च इंजन है फिलहाल, ज़्यादातर मतलब यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होता है गूगल। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन की सहायता से हम लोग इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग काम की चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ लोग बेकाम की चीज़ें ढूंढते हैं, तो आंसर यहाँ पर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज अ सर्च इंजन, ठीक है, विच वन इज अ सर्च इंजन। दोबारा सब पूछ रहा है सर्च इंजन कौन सा है, लेकिन इस बार देखिए फ्लिकर, ऑरकुट, हॉटमेल, याहू लिखा है, लेकिन गूगल नहीं लिखा। तो मैंने आपको बताया कि दो सर्च इंजन ज़्यादातर यूज होते हैं, पहला गूगल, दूसरा याहू। तो देखिए याहू है, तो याहू यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन अगर गूगल ऑप्शन नहीं देता है, अगर याहू दिया ऑप्शन में तो याहू सही कर लीजिएगा। और कुछ लोग कहेंगे दोनों दे दिया तो नहीं देगा दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, जहाँ पर हम सामाजिक बातें करते हैं, अपनी फोटो भेजते हैं, दूसरे की लाइक करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं, चैटिंग करते हैं, इस तरह से। ये हमारा है फेसबुक। नेक्स्ट है, विच वन इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जिसकी सहायता से हम वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, वो उसको वेब ब्राउजर कहते हैं। तो वेब ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, जो कि विंडो के साथ आता है। बाद में हम लोग मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, दुनिया भर के वेब ब्राउजर उसमें कंप्यूटर में अपने डाल देते हैं। लेकिन शुरू में ओपन करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये होता है वेब ब्राउजर। इसमें फिलहाल यही ऑप्शन दिया था, इसलिए हम इसी को करेंगे। नेक्स्ट है, विच वन इज इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट कौन सा डिवाइस है, ऐसी चीज जिससे आप अपनी बाहर की चीजें कंप्यूटर के अंदर घुसेड़ सकें, उसको इनपुट कहते हैं। जैसे कि स्पीकर से तो बाहर निकालेंगे,
मॉनिटर भी अंदर चीज़ बाहर दिखाता है, प्रिंटर भी अंदर के बाहर छाप देता है। लेकिन जॉयस्टिक जो है एक माउस की तरह होता है। हम गेम खेलने बैठते हैं तो हमारी गाड़ी किधर घूमनी चाहिए, हो तो इसे घुमाते हैं ऐसे ऐसे, तो जॉयस्टिक होता है। यानी हम अपनी फीलिंग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर चली जा रही है, हमारी चीज़ कंप्यूटर के अंदर चली गई ना, मतलब हमारे निर्देश अंदर चले गए, यानी ये क्या हो जाए, इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज इसमें कह रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। अंदर भेज दिया तो इनपुट हो गया, बाहर निकालेंगे आउटपुट। तो माइक से तो आवाज़ अंदर जाएगी, माउस भी अंदर ही भेजता है इंस्ट्रक्शन, कीबोर्ड भी हमारे शब्द अंदर भेज देता है, लेकिन प्रिंटर जो है अंदर से बाहर निकाल देता है, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ये भी आ रहा है एग्जाम में भाई। विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आप स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। वीडियो टेप में डेटा सेव कर सकते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव में डेटा सेव कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में भी डेटा सेव कर सकते हैं, प्रिंटर में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रिंटर है, आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब जिसमें डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, तो प्रिंटर में डाटा स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है जो अपना मूवी वूवी प्रिंटर में डाल के प्रिंटर जेब में लेके जाता हो, नहीं ना, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट की डिसएडवांटेज मतलब बुराई क्या है, नुकसान क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करने से। ठीक है, नुकसान ये है कि कुछ लोग जैसे क्या कर सकते हैं, कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं दिन भर में, नशा यहाँ पे नहीं है, एडिक्ट मतलब लत लग जाती है एक तरह से उन्हें। कुछ नहीं होगा, 2 मिनट बाद खोल के फेसबुक को 4 बार ऊपर नीचे करेंगे, नोटिफिकेशन आया, अरे कुछ हुआ नहीं, फिर रखेंगे नीचे, अभी पानी पीने जा ही रहे थे तब तो अरे कहीं फिर से उठा के ओहो कुछ आया तो नहीं, ओहो हो नहीं। ठीक है, तो कोई नशा सा हो जाता है, दिन भर में 50 बार फेसबुक चेक करते हैं, तो इसको एडिक्शन हो जाती है। तो ये कह रहा है कि नुकसान क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों को एडिक्शन हो जाता है। कई लोग तो 50-100 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, उसके बाद देखते हैं यार वो रिक्वेस्ट आई यार, एक्सेप्ट की कि नहीं, एक्सेप्ट की कि नहीं, या फिर 20-25-50 को मैसेज भेज देंगे, उसके बाद सब बेचारे ब्लॉक कर देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो एडिक्शन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज द फॉलोइंग ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द सिनोनिम्स फॉर वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड। ठीक है, कह रहे हैं MS वर्ड में हम कोई शब्द टाइप कर रहे हैं, तो उसमें जो शब्द हैं हम जो टाइप कर रहे हैं उससे मिलता जुलता मतलब पर्यायवाची शब्द, जैसे होता नहीं कि हमने कुछ टाइप किया उसी से उसी मीनिंग का दूसरा शब्द, मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द, उसको पर्यायवाची शब्द है ना। तो उसको कह रहा है कौन सा विकल्प ऐसा है, कौन सा ऑप्शन है MS वर्ड में जो दर्शाता है। ठीक है, तो वो होता है, ये आपका ऑप्शन है थे, क्या है यार, थेरसस, थेसस, जो भी है, थेरसस लिखा हुआ है ना, तो पढ़ लेना। ठीक है, आंसर ये सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, यू विड्रॉ 500 रुपये फ्रॉम ATM, आपने 500 रुपये ATM से निकाल लिए, ATM मशीन आपको 5000 रुपये दे दी। बाप रे बाप, काश ऐसा हो जाता। 500 रुपये ATM से आपने निकाला, मशीन खुश होकर आपको 5000 रुपये दे दी। अब ऐसे में आप इथिकली क्या करेंगे, ओहो ये शब्द बोल दिया, इथिक्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। इथिक्स क्या होता है, इथिक्स हमारी किसी भी चीज़ को लेकर हमारी ईमानदारी, ठीक है, इथिक्स कहलाती है। सर लाइट आई कि नहीं, लाइट आई है, आएगी तो बताना। इथिक्स जो है हमारी ईमानदारी होती है किसी चीज़ को, हमारा जो कॉन्शियस कई बार होता है कि हम लोग अंदर से सोचते हैं कि यार नहीं, सामने वालों को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा तो फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, हम फायदे के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यार ये भी ध्यान रखना है सामने वाले को भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये इथिक्स है हमारे। इसी प्रकार से कह रहा है अगर हमें 500 रुपये ATM से निकालना है तो 5000 रुपये निकल गए। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में पैसे लेके धीरे से निकल लें, या फिर जो बचा हुआ पैसा वो ATM में धीरे से गिरा दें, या गरीबों को दान दे दें। नहीं, प्रोसेस सही ये होता है कि हम एक कंप्लेन दर्ज करा दें कि हमें जो है इतना पैसा आया, बैंक में ATM में जो भी रिलेटेड है वहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन आगे, मॉड्यूल कम्युनिकेशन का। ठीक है, काइजेन, काइजेन शब्द जो है जापान में इन्वेंट किया गया था, और इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छी तरह से मेंटेन करने, चलाने के लिए ये जो काइजेन रूल है वो इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें किया जाता है अभी भी। इसमें 5S कॉन्सेप्ट होता है, इसमें S होता है, 5 शब्दों का समूह होता है, पाँचों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो उसी को 5S काइजेन भी बोला जाता है, कई बार काइजेन बोला जाता है। तो काइजेन का अर्थ क्या होता है, काइजेन का अर्थ होता है लगातार सुधार, लगातार सुधार। क्योंकि हमें सिर्फ आज अपने आप को नहीं सुधार लेना, हमें रोज अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, रोज हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ा रहे हैं तो रोज बेहतर पढ़ाना है, क्योंकि आप डे बाय डे अपने को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, डंप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। क्या कहलाता है, काइजेन का मतलब होता है लगातार सुधार, निरंतर सुधार। आंसर डी सही है। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट
ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन, एक्सक्यूज मी आई वुड। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, 10-20 लोगों ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जीडी चल रहा है, तो उसमें अगर आप बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी आई वुड, तो उसके आगे का आपसे सेंटेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर होता क्या है कि अगर हम अचानक से 4-5 लोग किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं, खट खट खट, ये 4-5 लोग हैं, हम भी बैठे हैं उसी में, मान लीजिए हम ये बैठे हुए हैं, तो बोल रहे हैं, तो अचानक से मैं किसी को टोकूंगा, ठीक है, कोई ना कोई हमेशा बोल रहा होगा, ग्रुप डिस्कशन मतलब यही होता है, लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसी में मुझे भी इंटरप्ट करना है एक तरह से, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आई एम इंटरप्टेड, आई वुड इंटरप्टिंग, मतलब मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, रुकावट ला रहा हूँ आपके काम में, रुकावट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा सुटेबल होगा, एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, ठीक है, आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स। कह रहे बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए सामने वाली को अपना मैसेज पहुंचाना और उसका मैसेज अपने तक ला देना, ठीक है। आया किसी का, कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाता है वो, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग ही ना हो, शब्दों के प्रयोग के बिना सूचना मतलब बातों का आदान प्रदान हो जाए, कल 5 बजे वहाँ पे मिलना है, इशारों में आप बता देते हैं सामने वाले को, तो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, वो वर्बल कहलाता है, और बिना शब्दों वाला नॉन वर्बल, जिसको गैर मौखिक संचार कहते हैं। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क, किसी काम को लेकर आप काफ़ी समर्पित हैं, उसके लिए आपके अंदर एकदम डेडिकेशन है, मतलब पूरे मन से पूरे लगन से काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट, जैसे लोग कमिटमेंट करते हैं ना कि मैं तुम्हारा साथ सातों जन्म तक नहीं छोड़ूंगा, साथ निभाऊंगा, तो ये क्या है, एक कमिटमेंट है, किसी भी काम को लेकर आप डेडिकेट हैं पर्टिकुलर कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क, सेम चीज़ आ गया, लेकिन ऑप्शन ऊपर नीचे है, किसी भी विशेष कार्य के लिए आपका जो समर्पण है क्या कहलाता है, डेडिकेशन है, उसको क्या कहते हैं, उसको कमिटमेंट कहते हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, क्योंकि इसमें बहुत सारा तो ऐसा तो होता नहीं कि 10 पेज आप लिख के मैसेज किसी को भेज सकते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, द स्मार्ट गोल, स्मार्ट एक शब्द है, ठीक है, और ये आपका बिजनेस के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है, तो इसमें हर शब्द की अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है, तो उसी तरह से एस का पूछ रहा है कि जो स्मार्ट शब्द है इसमें एस का क्या मतलब है, तो एस का मतलब है स्पेसिफिक दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इस पर कंफ्यूज हूँ, आप देख लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है, ठीक है, स्मार्ट का क्या मतलब है, स्पेसिफिक। नेक्स्ट चलते हैं, गेस्चर बीटिंग नेल्स, गेस्चर मतलब आपकी जो भी मतलब एक तरह से बॉडी गेस्चर होता है, एक तरह से बॉडी का जो मूवमेंट होता है या बॉडी की जो, उसी की बात कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाखून मेरा थोड़ा छोटा है, इसका बड़ा हो, नाखून चबा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, इंटरव्यू के लिए गए हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं या किसी प्रकार से इंटरव्यू में बैठे हैं, आप नाखून चबा रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है, इसका मतलब कि आपके अंदर से क्या है, आप डरे हुए हैं ना, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाखून कब चबाता है आदमी, जब उसको कॉन्फिडेंस ना हो, डरा हुआ हो, मतलब काफ़ी प्रेशर में हो, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा यार, वो क्या बोलेंगे, ये सब घबराहट, ठीक है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, ठीक है, तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है, अगर आप तेज और सीधा चल रहे हैं एकदम मतलब ऐसे टाइट होके, तो क्या दिखाएगा, कॉन्फिडेंस दिखाएगा ना कि यार कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आत्मविश्वास है। आंसर सी। और एक होता है धीरे से ऐसे निकल लेना कि सामने वाला उधार दिया तब पैसा ना मांग ले, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर तेज और सीधा चलना दर्शाता है आप कॉन्फिडेंट है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, गेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया कि तेज और सीधा चलते हैं तो क्या दर्शाता है, फिर से आत्मविश्वास, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा, है ना। गोल्स आर द कैटेगराइज्ड एज, कह रहे हैं जो हमारे लक्ष्य हैं उनको वर्गीकृत कर सकते हैं
अलग अलग मतलब उनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये वाला लक्ष्य, ये वाला लक्ष्य, ये वाला। तो इसी में पूछ रहा है कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए गोल जो है हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा बता दूं इसको, शॉर्ट टर्म जो हम कुछ दिनों में हासिल करना चाहते हैं, और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म ये होता है कि आने वाले 3 महीनों में पैसा बचा के मैं मोबाइल खरीद लूँगा, शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म होता है आगे 10 सालों में मैं पैसा इकट्ठा करके घर बनाऊँगा, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो इसी तरह से और भी हो सकते हैं, जस्ट एक छोटा एग्जांपल दे दिया मैंने। तो जो आपके दो तरह के होते हैं, जो गोल्स होते हैं, हमारे लक्ष्य जो होते हैं जीवन के, वो दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं और एक लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्स आर क्लासिफाइड एज, फिर से पूछ रहा है कि जो गोल हैं उसको हम बांट सकते हैं, कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। फिर से क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। उसमें क्या था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मतलब क्या फर्क पड़ता है, इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए, या इसको पीछे इसके आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 तरह का होता है, एक लंबे दिनों के लिए और एक कम दिनों का, 2 तरह का लक्ष्य होता है, ध्यान रखिए आप। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे, आपको 2 शब्द याद हो जाइए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है, बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर, आमने सामने बैठ कर जब संचार हो रहा है तो जो शरीर की भाषा होती है वो कितना मतलब जिम्मेदार होती है, उसका कितना रोल होता है। जैसे कई बार होता है मैं बात तो कर रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये हाथ पैर ऐसे हिला रहा हूँ, और मतलब फेस एक्सप्रेशन भी है, कहीं न कहीं शब्दों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको मैं आपको उस चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ, आपकी फीलिंग को उससे जोड़ना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो और आपकी जो फीलिंग है इस प्रकार से जुड़ जाए कि जब भी आपके सामने वो क्वेश्चन आए आपको जो है फील हो जाए वो चीज़ अंदर से, आप सही आंसर दे पाओ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज मतलब ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज मैं कर नहीं रहा हूँ, कहीं कहीं हो जाता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है इसका कितना रोल होता है जब हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसका रोल 55% होता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई दे और आवाज़ के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी सुनाई दे तो ज़्यादा जुड़ जाएगा, 50% और बेहतर होगा वहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आंसर सी सही होगा, 55%। मैं थोड़ा सा शायद गलत बोल गया हूँ तो मैनेज कीजिएगा, आंसर सी सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, ऐसा मोटिवेशन जो हमें अपने आप अंदर से मिले, ठीक है। पता नहीं आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग आ रही है। आंतरिक प्रेरणा क्या है, जो हमें अंदर से मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी दिनों तक, मतलब लंबा चलने वाला ये मोटिवेशन है, ठीक है। बहुत से मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होते हैं, हमने किसी को देखा, किसी की बातें सुनी, कुछ देर के लिए मोटिवेट हो गए, सोचे कि चलूंगा आप घर पे तो मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मूवी देख के आते हैं, कई बार तो इतना मोटिवेट हो जाते हैं, अंदर से एनर्जाइज हो जाते हैं, घर पे जाते हैं मम्मी पापा डांटते हैं, फिर सब बराबर हो जाता है, नील बट्टे सन्नाटा। लेकिन कुछ मोटिवेशन जो हमें अपने अंदर से मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, ठीक है। तो खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय तक चलने वाला जो मोटिवेशन है कौन सा होता है, हमारा आंतरिक, अपने आप से इंटरनली जो हम मोटिवेट होते हैं। दूसरों का मोटिवेशन कुछ देर का रिचार्ज है जो खत्म हो जाता है। 14 का भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट। अगर रेलवे स्टेशन या फ्लाइट वाले स्टेशन, मतलब वहाँ एयरपोर्ट पे बैठे हैं, टीचर्स लेक्चर्स कम अंडर, और टीचर लेक्चर दे रहे हैं वहाँ पर, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, बैठ के सुन रहे होते हैं। रेलवे फ्लाइट की घोषणा या टीचर जो बोलते हैं उस समय हम सुन रहे होते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये कंप्रेहेंसिव लिसनिंग होता है, ठीक है, व्यापक सुनाई। लिसनिंग भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है, क्रिटिकल लिसनिंग, एप्रिसिएटिव, ये फलाना फलाना लिसनिंग। और लिसनिंग भी आपकी एक स्किल होती है, इस पर भी अच्छा खासा पूरा एक लेसन है, तो अब यहाँ पे तो पढ़ाना भी समय की कमी है, पढ़ाना तो है ही नहीं। चलिए 15 का आंसर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है कंप्रेहेंसिव में, मतलब क्या कहते हैं, आँख कान खोल के पूरा सुनना पड़ता है। लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर, अगर हम सिर्फ गाना सुन रहे हैं अपने आप को सुकून के लिए, शांति के लिए, कई बार होता है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाना सुनते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा
अप्रोसिएटिव लर्निंग, ठीक है, सराहनीय। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ सुनते भी हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, एक लाइन आगे खत्म होते होते पीछे की लाइन भूल भी जाती है, जस्ट हम उसे फील ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्रेसिव जो था, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं या जो ट्रेन का या जो रेलवे स्टेशन पर सुनते हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि हमें वो टाइमिंग याद रखना होता है, प्लेटफॉर्म नंबर याद रखना होता है, डिपार्चर टाइमिंग फलाना फलाना ये सब चीज़ें, या टीचर जो पढ़ा देते हैं वो टॉपिक याद रखना होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, तो उससे और इसमें फ़र्क होता है। तो ये एप्रिसिएटिव, अगर आपसे गाने वाना सुनने का पूछ दे तो एप्रिसिएटिव, और टीचिंग का पूछ दे, टीचर का, रेलवे स्टेशन का, उसके बाद वो जो फ्लाइट का था, तो वो सब किस में आएगा, कंप्रेहेंसिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 16 का सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोटिवेशन इज अ कैटेगरी इनटू, मोटिवेशन को किस कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, इसकी बात करें तो मोटिवेशन दो होता है, एक हमें अंदर से मिलता है जो आंतरिक, और एक्सटेंसिव, ठीक है, आंतरिक और बाहरी। एक हम जो अपने आप से अंदर से खुद से मोटिवेट होते हैं, एक जो बाहरी किसी मतलब बाहरी मूवमेंट को देख के, पर्सन को देख के, एनवायरनमेंट को देख के, बहुत सी चीज़ों को देख के हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो दो टाइप का होता है मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और जो आपका गोल था, गोल इससे पहले मैंने बताया ना, गोल लक्ष्य, वो दो टाइप का था, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। और यहाँ पर ये मोटिवेशन दो टाइप का है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाहरी, ठीक है। यहाँ पर आंसर 17 का ये सही है। थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ जिससे आपको भूले ना। 18 जो है, नॉइस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कौन सा है? अगर कहीं आवाज़ है, शोर शराबा है, फिजिकली आपको कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? शोर, गर्मी, ठंडी, शारीरिक परेशानी, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब आपकी जो है इन्वायरमेंट बैरियर, ठीक है, पर्यावरण की वजह से ये सब है, ठीक है, इन्वायरमेंट बैरियर इसको कह रहे हैं। बैरियर मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको आपका काम करने में या आपको कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में आपको रुकावट कर रहे हैं, रुकावट पैदा करने वाली चीज़ों को बैरियर कहा जाता है। तो ये जो रुकावटें हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो और उसी में आपसे कोई कह दे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, क्या घंटा इंट्रोडक्शन, आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी सामने वाले को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि शोर में, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो क्या बोल पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही, ठंडी भी हो रही, तो इंट्रोडक्शन की जगह आपका कट 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 कर दांत ही बजेगा, तो वो आपका क्या इंट्रोडक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक बैरियर है, एक रुकावट है, तो कम्युनिकेशन में भी। तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, ये सब पर्यावरण की वजह से। नेक्स्ट है, राइज एंड फॉल, द पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ जो है हमारी, ठीक है, उसका उठना और गिरना। जैसे कई बार होता है हम धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं, फिर धीरे बोलते हैं तेज़ी से, तो यही हमारी साउंड पिच होगी, ऊपर नीचे, ठीक है। तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटोनेशन, ठीक है। इंटोनेशन शब्द जो है गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। कई बार हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे बोल रहे होते हैं कि बोलते बोलते ही काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, फिर स्लो भी हो जाते हैं। तो मूवमेंट होता है, वो ऐसा टाइम होता है, ऐसा शब्द होता है, ऐसी बात होती है जिसकी वजह से हमारा आवाज़ फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे ही होती है, वो अंदर से ही होती है, ठीक है, भावना उस हिसाब से ही आती है। तो आंसर भी सही होगा फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। राइज एंड फॉल, आवाज़ का उठना और गिरना इंटोनेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव। हालांकि खास बात यह है कि एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश इसी तरह से दोनों लैंग्वेज में है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही की पढ़ाई करना, पढ़ना, ह्यूमन एंडिवर्स इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं या वैसे हम चीज़ अपनी लाइफ में अपना रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान करना, यही आता है हमारा इथिक्स। इसी को इथिक्स कहते हैं। कुछ देर पहले नहीं था कि एटीएम से ज़्यादा पैसा मिला तो लेके भाग नहीं जाएंगे, उसके हम बाकायदे कंप्लेन कर देंगे, बैंक को बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको नैतिकता कहते हैं, इथिक्स कहते हैं। तो ये आंसर सी सही हो जाएगा। 21 कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ प्लेइंग, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का ड्रॉबैक क्या है, भूमिका निभाने में क्या कमी है, ठीक है। इसमें है डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशंस। फिलहाल इसमें मुझे भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो इसको बिना कॉन्सेप्ट के ही चलिए समझ लेते हैं कि आंसर सी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन ये आपका इंडस्ट्री में यूज होने वाले कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो उसी में पूछ रहा है कि सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन, जब हम जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद का हमारा क्या प्रोसेस है,
उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, तो उसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने ढूंढा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम का क्या ढूंढे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। जब उसका सॉल्यूशन ढूंढे तो सॉल्यूशन जब हमें मिल गया, क्या हो गया, हमें सॉल्यूशन तो मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया तो क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी तो क्या होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो ये यहाँ पर आंसर सी सही हो, सॉरी डी सही हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन मिला हमें, अब उसको हम लागू करेंगे उस पे, ठीक है, जिससे कि जो प्रॉब्लम वो क्या होगी, सॉल्व हो सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपल, इसमें से ऐसा क्या है जिससे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट पीपल्स, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ नर्वसनेस, ठीक है। यहाँ पर घबराहट की कमी, अगर हमारे अंदर नर्वसनेस नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, तब हम क्या होगा, मोटिवेट भी हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डी सही है। फिर ट्रिपल पी मॉडल भी होता है, ठीक है, विच वन इज PS 3PS की बात कर रहा है, इसमें 3 बार P आता है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे 5S था, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, इनको कभी फ्यूचर में पढ़ लीजिएगा आप लोग, आपको भविष्य में काम आएगा। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान 3 चीज़ें होती हैं, P, तीनों का 3 मीनिंग होता है, तो उसी का प्रॉपर पूछ रहा है, ठीक है, कि तीनों का क्या मतलब होता है। तो एक होता है प्रिपेयर, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है परफॉर्म। जैसे आपको स्टेज पर बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब यही ना कि पब्लिक खड़ी है सामने, आपको बोलना है, तो भाई ये तो बड़ा टफ काम है ना, पब्लिक के सामने बोलना। तो 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या बोलना है, P फॉर प्रिपेयर करेंगे हम, उसको करेंगे तैयार, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या करेंगे, जो हमने तैयार किया P से करेंगे उसको प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लिया हमने तो फिर क्या करेंगे, फिर बोल देंगे स्टेज पर जाके, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परफॉर्म कर दिए, ठीक है। ये हो गया, तो 3 P हो गए ना, तो यही आपका आंसर बी सही है। 24 के बाद 25 है, इंटरव्यू के दौरान क्या हमें नहीं करना चाहिए, विच डूज, अच्छा डज, क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करें, करना पूछ रहा है, डोंट रहता तो नहीं करना चाहिए रहता, लेकिन पूछ रहा है इंटरव्यू के दौरान हमें क्या करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए भाई, हमें घबराना नहीं है, ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, शांत रहना है, कूल रहना है, ठीक है। क्लैम डिस्टुको, यहाँ पे कॉम नहीं है, क्लैम है, इसका शायद कुछ और मतलब होगा, ठीक है। ये घबराहट नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक ड्रेस मतलब फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा गेस्चर भी, टेढ़ा मेढ़ा मुँह नहीं बनाना चाहिए। तो ये तीनों आंसर गलत है, तो चौथा सही होगा, यही सी वाला। अब इसका बहुत ज़्यादा, एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, 25 का सी। नेक्स्ट है, विच वन इज डोंट, इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता चला कि नौकरी पाने के लिए आप उल्टा सीधा बोल दिए, बाद में आप वहाँ पर जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग, इसमें से बोलने के लिए कौन सी चीज़ है जो बैरियर का काम करती है, ठीक है। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा है जो, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग है या ग्रुप डिस्कशन है, कहीं पे भी जब आप बोल रहे हैं, तो इसमें आपको बैरियर की तरह क्या काम करता है, रुकावट की तरह कौन सा काम करता है, कौन आपको रुकावट कर सकता है, नर्वसनेस। अगर आप घबराएंगे ना, घबराहट होगी आपके अंदर, घबराहट होने पर क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से बोल नहीं पाएंगे अपनी बातें, आप स्टेज पर हो या इंटरव्यू में हो या फिर ग्रुप डिस्कशन में हो। तो ये चीज़ आपका रुकावट है, किसमें, स्पीकिंग में, बोलने में, ये आपके रुकावट की तरह काम करेगा, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज डज इन इंटरव्यू, डू है, ठीक है, कि आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। फिर पूछ रहा है कि इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज गुड कम्युनिकेशन, इसमें से अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है, मैसेज जो हम जो बातचीत करना चाह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, जो हमारा मैसेज वो क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए, आंसर सही है। संदेश हमारा स्पष्ट और सीधा होना चाहिए, यही हमारा अच्छा कम्युनिकेशन है, अच्छा संचार कहलाएगा। 29 का आंसर ही सही है। 30 कह रहा है, विच वन इज ईमेल एडिक्वेट, ठीक है, सही तरीका क्या है मेल का, ईमेल का, ठीक है। ईमेल भी हमारा जब हम किसी को भेजते हैं तो ईमेल छोटा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि दुनिया भर की कहानी लिख दिए,
छोटा लिखिए, सही लिखिए। ये वायरस ऐसा नहीं कि सामने वाला ढेर सारा वायरस फेंक दिए एक जगह जाके, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद झूठे संदेश, फालतू मैसेज भी नहीं भेजना चाहिए, और ये वो सब छोटा बड़ा लेटर भी मिक्स नहीं करना है आपको। आंसर इसे यहाँ पर। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी गुड कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा अच्छा संचार कहलाएगा? अच्छा संचार ये होगा कि जो भेजने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव हो रिसीवर के प्रति, मतलब हम जिसको भेज रहे हैं उसके प्रति हम जो है पॉजिटिव हमारे अंदर फीलिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी सही रहेगा कि जो प्रेषक है रिसीवर के प्रति सकारात्मक हो। ऐसा नहीं कि बहुत गुस्से में है, उसके प्रति उसके अंदर निगेटिव थॉट है, तो वहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, वहाँ तो गाली गलौज या फिर झगड़े हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आंसर बी सही होगा। विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, बुरा कम्युनिकेशन क्या है? मतलब कम्युनिकेशन इससे पहले तो अच्छा था, बुरा कम्युनिकेशन क्या है? तो बुरा कम्युनिकेशन ऐसा है कि जो हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं वही अस्पष्ट हो, समझ में नहीं आया कि यार कहना क्या चाह रहा है। कई बार होता है ना कि कोई पढ़ा रहा हो या कोई बता रहा हो, कई बार मुझसे भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं होता मैं क्या बता रहा हूँ, आपको भी पता लगता होगा कि अरे यार कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कि कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस या कोई स्टेज पे ऐसा भाषण वाषण दे रहा होता, लेक्चर दे रहा होता, समझ में नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा ही, तो उसको हम बेकार कम्युनिकेशन कहेंगे। ऐसे बेकार मतलब खराब कम्युनिकेशन कहेंगे जिसमें मैसेज ही ना समझ में आया कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आंसर ये सही यहाँ पर। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, कह रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन यानी जो मुंह से बातचीत होती है उसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसमें लाभ, इसमें से कौन सा जो है बेनिफिट नहीं है? यह जल्दी, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए, यह प्रत्यक्ष है, फीडबैक इमीडिएट, ठीक है। इसका आंसर है बी सही, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन का क्या है कि रिकॉर्ड के रूप में नहीं, मतलब उसको सेव करके ऐसे नहीं रख सकते, मुझे लग रहा है ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। फिलहाल आंसर भी सही है, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आती, एक आध दो, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम है ना, कई सारे मिक्स हो जाते हैं टॉपिक। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए? ट्रिपल ए लिसनिंग में, जैसे आपको अभी ट्रिपल पी मिला था ना आपका, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म जो स्पीकिंग में था, उसी तरह से लिसनिंग में ट्रिपल ए होता है, ए, ठीक है, ट्रिपल ए भी होता है। तो अब इसी में कह रहा है कि ट्रिपल ए में कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो एनेक्सिटी जो है नहीं है, बाकी एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, ये तीनों जो है ट्रिपल ए लिसनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन नहीं आता है, तो आंसर ए सही होगा कि एनेक्सिटी जो है ये नहीं आता इसके अंतर्गत। विच वन इज नॉट एन आर्टिकल, इसमें से एक आर्टिकल नहीं है। ए, एन, दो, ये सब जनरली लगता है ना, हम लोग जनरली होता नहीं है कि दो, कुछ शब्दों के आगे दो लगा देते हैं, कुछ के सामने ए लगा देते हैं, कुछ शब्दों के आगे एन लगा देते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आर्टिकल नहीं है, तो इसमें जो है आर्टिकल नहीं है, इन जो है आर्टिकल नहीं। नेक्स्ट चलेंगे, ये इंग्लिश का शब्द इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर आ गया ट्रिपल पी, फिर से आ गया कि ट्रिपल पी जो होता है, हमने अभी आपको बताया था 3 बार पी रहता है ना, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। तो अब कह रहा है ट्रिपल पी में कौन सा ऐसा इसमें ऐसा है जो ट्रिपल पी के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए प्रिपेयर भी आता है, प्रैक्टिस भी आता है, परफॉर्म भी आता है, लेकिन ये पोजेज नहीं आता है, तो इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। पूछ रहा ना कौन सा ट्रिपल पी में नहीं आता है, तो ये जो पोजेज शब्द है वो ट्रिपल पी में नहीं आता है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, कह रहे हैं कि सफलता पाने के लिए इसमें एक आवश्यक विशेषता नहीं, इसमें से एक ऐसा है जो सफल होने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। सफल होने के लिए हमें कमिटमेंट होना चाहिए, वफादारी भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, लेकिन उल्टा सीधा अनैतिक काम करना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अनैतिक काम करो तब सफल होगे, इसलिए यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा कि अनैतिक कार्य करना सफलता के लिए जरूरी नहीं है। विच वन इज नॉट द, हालांकि बहुत से लोग अनैतिक करके बहुत दूर दूर तक सफल हैं, खैर हमें आपको वो चीज़ ना पढ़नी है ना करनी है लाइफ में, ठीक है। विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कह रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का परिणाम नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से नहीं आता है? तो देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो बोरियत तो आएगी नहीं कहीं से, ठीक है। तो आंसर सी पूछ रहा है ना कौन सा इसमें से नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से बोरियत तो नहीं आएगी, ठीक है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट है विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार में नवीनतम और प्रभावी साधन
कौन सा है। तो इस समय जो लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में हमारा ये फैक्स और डाक सेवा और टीवी के माध्यम से जो संदेश है, सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं। इन चारों में सबसे लेटेस्ट, सिर्फ इन चार की बात कर रहा था, इन चारों में सबसे लेटेस्ट क्या है, ईमेल सर्विस है। ईमेल, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। पहले तो चिट्ठी और संदेश पहुंचने में महीनों लग जाते थे ना, अभी खटाक से पहुंच जाते हैं। तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप स्किल के जो क्वेश्चन हैं अब आ गए हैं आपके सामने। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय के शुरू करता है या शुरुआत से जुड़ा रहता है शुरू से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। उसको, आपको पता है इस चैप्टर में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक उद्यमी जिसको हम इंटरप्रेन्योर बोलते हैं इंग्लिश में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक होता है उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता जिसको इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो जो उद्यमी होता है, बिजनेस करने वाले को उद्यमी बोलते हैं, और जो बिजनेस वो करता है, बिजनेस करने का जो प्रोसेस है उसको उद्यमिता बोलते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है, यानी जो बिजनेस शुरू करता है, जो उसका बेस फाउंडर होता है, जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड, कह रहे हैं छोटे बिजनेस के कंपेरिजन में बड़ा बिजनेस जो है, लिखा हुआ ना, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड, छोटे पैमाने की बिजनेस की तुलना में बड़े पैमाने की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा व्यक्तियों की, ठीक है। अगर एक छोटा सा बिजनेस तो कोई भी चला सकता है, लेकिन बड़ा बिजनेस चलाना है तो लोगों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत से लोगों के शेयर होते हैं, हज़ारों लोगों के शेयर होते हैं, क्योंकि उनका जो टर्नओवर होता है करोड़ों का होता है और बहुत बड़ा उनका बिजनेस होता है। तो वही कह रहा है कि स्मॉल बिजनेस के कंपैरिजन में बड़े बिजनेस में क्या होता है, तो बड़े बिजनेस में लोगों की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग उसको चलाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो टर्म्ड एज, उद्यमिता को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो उद्यमिता को आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने वाला, स्वरोजगार करने वाला, बात एक ही हो गई ना। अगर हम कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको, मैं अगर मान लेता हूँ कि मैंने अपना ITI कॉलेज ओपन किया, तो मैं एक इंटरप्रेन्योर बोला जाऊँगा, और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का रोजगार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, छोटी एक मीडियम मतलब बीच वाली मछली, कोई ऐसी फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, सामान बनाती है, द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, तो जो उसके प्लांट में इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा और मशीनरीज में जो पैसा लगाया जाता है एक मीडियम इंडस्ट्री के लिए, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, तो कितना लगाया जाता है, उसकी क्या रेंज होती है। हर चीज़ की गवर्नमेंट के द्वारा एक निर्धारित किया जाता है कि, एक एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ कि 1 से 5 रुपये वाले को स्मॉल बोलते हैं, 5 से 10 रुपये वाले को मीडियम बोलते हैं, 10 रुपये से 100 रुपये वाले को लार्ज बोलते हैं। तो ये कैटेगरी होती है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो मीडियम मतलब मध्यम निर्माण उद्योगों के लिए मशीनरी और जो प्लांट होता है उसमें जो निवेश होता है वो कितने का निवेश होता है, तो 5 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर जो निवेश करके जो फैक्ट्री स्टार्ट की जाती है, जो इंडस्ट्री स्टार्ट की जाती है, वो कौन सी बोली जाती है, वो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग बोली जाती है, ठीक है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वॉट एनालिसिस आ गया यहाँ पर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये भी किसी बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए होता है कि बिजनेस सफल होगा कि नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस हम चला रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। ये एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने में मदद करता है कि वहाँ पर हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, वहाँ बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्वॉट में एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है। आंसर बी सही है। मैं पूरा बता दूं, एस का होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का होता है वीकनेस, ओ का होता है अपॉर्चुनिटी, टी से होता है थ्रेट, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे, हो सकता है आंसर इनसे कोई भी पूछेगा तो आप आंसर दे दीजिएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, इन एन इकोनॉमिकल ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, एक आर्थिक विकास में जो उद्यमी है, जो स्वरोजगार करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। उसकी भूमिका होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार, इंप्रूव पर कैपिटल इनकम, ठीक है। वो क्या करता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर उद्यमी होंगे, इंटरप्रेन्योर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे,
तो जो पर व्यक्ति अगर गांव में अगर 100 लोग हैं, 100 में से 15-20 लोग अगर रोजगार कर रहे हो तो क्या होगी, पर व्यक्ति जो आय है वो बढ़ेगी ना। तो वही चीज़ है, आंसर सी सही होगा छठवें का। सातवां है इन स्वॉट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। ठीक है, इसमें से ऐसा क्या है जो हेल्पफुल होता है, जो हमें मदद करता है। तो जो हमारी स्ट्रेंथ होगी और जो हमारे मौके होंगे बिजनेस में वही हमारी मदद करेंगे। ठीक है, क्या वीकनेस मतलब कमजोरी होती है, तो कमजोरी हमारा कभी मदद नहीं करेगा। और थ्रेट मतलब डर होता है, खतरा होता है, तो ना तो ये कभी हमें मदद करेगा ना ही ये। लेकिन एस मतलब स्ट्रेंथ, पावर, क्षमता, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी हमेशा बिजनेस में मदद करेंगी। कौन सी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी शक्ति और वहां पर बिजनेस करने का जो मौका है, जो अवसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी देना, किसी का किराया देना, इलेक्ट्रिसिटी देना और रॉ मटेरियल खरीदना। ठीक है, कच्चा माल खरीदना, मजदूरी, वेतन भुगतान, किराया, बिजली, ये सब किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब आता है वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत। ठीक है, फिक्स कैपिटल वो होता है जो फिक्स है, वन टाइम इन्वेस्ट हो गया कि ये इतने का प्लांट लगा हुआ है, 1 करोड़ की इतनी मशीनरीज हैं, वो फिक्स है। बट ये जो वर्किंग कैपिटल होते हैं ना, ऐसा पैसा जो हमेशा उस काम को करने में, फैक्ट्री को चलाने में जो खर्च होते हैं, मजदूरी देने में, कच्चा सामान खरीदने में, ये तो हमेशा देना है ना। हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते सामान खरीदना, हमेशा लेबर को देना, मतलब जो लेबर खर्च हो रही है, मजदूरी खर्च हो रही है वो देना, बिजली का बिल देना, ये सब वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा मतलब ये कह लीजिए सर्कुलेट होता रहता है, हमेशा ये खत्म होता रहता है ये। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और हमेशा कंपनी हमेशा फंड रखती है कि वो सामान ना बिके, कंपनी ना चले, तो भी 6 महीने, 1 साल, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा दिनों का वर्किंग कैपिटल वो रख के चलती है कि वो चला सके। ठीक है, कॉलेज में ही भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर लगातार फीस नहीं मिल रही है, फिर भी जो स्टाफ उनकी सैलरी, बिजली का बिल, ये सब देने के लिए 1 साल के लिए जो फंड रखा रहता है, अच्छे कॉलेज ऐसा करते हैं, रखे रहते हैं, जिससे कि स्टूडेंट से फीस मिले ना मिले, फिर भी जो कॉलेज का खर्च है वो लगातार जो वर्किंग कैपिटल है वो उनके पास रहती है। ठीक है, आंसर ये सही होगा, समझ गए होंगे आप लोग, ज़्यादा समय देने की कोई मतलब नहीं है। एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आंसर सी, ये भी एग्जाम में आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पेड फॉर्म, बहुत से ऐसे क्वेश्चन से जो एग्जाम में आया मैं रिपीट नहीं कर पाया। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विस और कॉल। ठीक है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का सशुल्क रूप से कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको विज्ञापन कहा जाता है। अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है, कोई आइडिया है हमारा, कोई प्रोडक्ट है हमारे, कोई सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अगर हम पैसे दे के प्रमोट करवा रहे हैं, उसका प्रमोशन करवा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, विज्ञापन कहलाएगा। आंसर डी सही है। ठीक है, और ग्लोबल ITI की वेबसाइट जो है globaliti.org, वहाँ से PDF जरूर डाउनलोड कीजिए, globaliti.org। ठीक है, PDF और न्यू अपडेट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं पहले के क्वेश्चन नहीं मैच करते हैं, 100% नहीं, लेकिन 2-4 तो ऐसे फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री जो उत्पादन करती है, जो सामान बनाती है, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज कहते हैं। क्या कर रही हैं, वो प्रोडक्शन कर रही हैं, प्रोडक्शन करने वालों को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज कहती हैं। कुछ होती हैं जो सिर्फ सर्विस देती हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, कि इनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसका आंसर 11 नंबर का आंसर ऐसा ही होगा। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ GDP, GDP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आंसर ए सही है आपका। द एक्सपेंशन ऑफ SIDO, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सरकारी संस्था है जिसका काम है छोटी इंडस्ट्रीज को मतलब बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना, इस तरह से। ठीक है, SIDO। नेक्स्ट चलते हैं, what approach is used to gain access to foreign market and quickly promote an organization interest। विदेशी बाजार तक पहुंच प्राप्त करना और संगठनों के हित की शीघ्रता से बढ़ावा देना किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, इसको हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि हमारी
इंडिया की कंपनी किसी फॉरेन की कंपनी से टाई अप कर लेती है, दोनों संयुक्त रूप से बिजनेस करते हैं साझा करके, तो इससे क्या होता है कि दायरा बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा जैसे मारुति सुजुकी, सुजुकी जापान से, मारुति इंडिया से, हीरो होंडा, ठीक है, हीरो इंडिया से, होंडा ये भी शायद जापान से। तो इस तरह से ज्वाइंट कर करके उन्होंने क्या किया, बिजनेस को बढ़ाया ना, तो वही चीज़ है ज्वाइंट वेंचर। आंसर सी। जरूरी नहीं है फॉरेन से भी हो, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर भी बहुत सी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ के काम करती हैं। विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज मतलब जो प्रोडक्शन करने वाले इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनके स्टेटस को कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो डिसाइड करता है उनके स्टेटस को, ठीक है, तो उनके जो प्लांट्स है और मशीनरीज है, कितनी प्लांट और कितने मतलब प्लांट में कितनी मशीनरीज लगी हुई हैं, क्या क्षमता है, वही उसको दिखाती है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कितनी छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ था विनिर्माण, मतलब यही है निर्माण, मान के चलिए निर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है, तो जितनी मशीनरीज होंगी, जितना बढ़िया प्लांट होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटियर्स कैन रीच कस्टमर, कह रहे हैं इसमें एक सही चैनल कौन सा है, मतलब एक माध्यम कौन है जिसके माध्यम से ग्राहक तक पहुंच सकते हैं, जो कंपनीज हैं वो ग्राहक तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, फिर रिटेलर मतलब जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं या जो दुकान वाले होते हैं, जो मॉल वाले होते हैं, जो आउटलेट्स होते हैं, वो सामान खरीदते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, वो कस्टमर के पास जाता है। तो ये जो सही चेन है इस प्रकार से ही चलती है, ठीक है, प्लांट में बनता है, रिटेलर्स उसको बेचते हैं, फिर वो कस्टमर तक पहुँचता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट से बना डायरेक्ट कस्टमर पर आ गया फिर रिटेलर में जाके बेच रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो सही सेंटेंस आपका सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट चल रहा है, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कह रहे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं इंडस्ट्रीज में, कितना सामान बिका, कितने का बिका, कितना पैसा आया, जीएसटी वेस्टी पूरा कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो वो है आज के टाइम पे टैली। टैली का नाम आपने सुना होगा। टैली ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हिसाब किताब बही खाता मेंटेन करता है आजकल, ठीक है, कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, बड़ी बड़ी दुकानों पे सब मतलब इस्तेमाल होने लगे। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोडक्टिविटी चैप्टर आ गया, प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ड्यूरिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग, एटीएम का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्राहक द्वारा दर्ज किया गया क्या हम उसमें क्या चीज़ एंटर करते हैं, तब जाके हमारा एटीएम जो है प्रमाणित होता है और वो काम करना शुरू करता है। तो हम लोग एटीएम में क्या एंटर करते हैं, एटीएम में एटीएम पिन ही तो एंटर करते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर मतलब पैसा गिनने वाला, ठीक है, आपने देखा होगा अगर किसी कभी बैंक वगैरह में जाएंगे तो जो कैशियर होते हैं उनके बगल में लिखा रहता है, उसके बगल में लिखा रहता है टेलर। टेलर मतलब होता है कैशियर, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में जाइए वो लोग लिखे रहते हैं, बाकी हिंदी वाले बैंक में जाएंगे तो वहाँ खजांची लिखा रहता है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, अगर कहीं पर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल, ठीक है, कैपिटा, यही आपका सही आंसर है। क्यों है, इसके लिए जो वीडियो पूरी एक्सप्लेन करके पढ़ाई गई है उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, जो प्रोडक्शन होता है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है वो रेशियो होता है, एक्चुअल में आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके रेशियो में कितना हमें आउटपुट प्राप्त हुआ उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, रेशियो आउटपुट अपॉन इनपुट, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को प्रोडक्शन या उत्पादन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पांचवा नंबर, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, सेम चीज होगा ये भी, प्रोडक्शन वहाँ पर कह रहा था और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कह रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोडक्टिविटी कहे या प्रोडक्शन कहे दोनों का मतलब उत्पादकता ही होता है, यहाँ पर भी यही हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर ए सही हो जाएगा। फिर से देखिए एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया, इस आंसर को आप लोग बता दीजिए।
एटीएम का फुल फॉर्म होता है, कमेंट करके बता दीजिए। बहुत देर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ कमेंट कर लीजिए, ठीक है। इसके पहले मैंने इसका बता दिया है। द प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी अपने जो ग्राहक है उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस अपनाती है उसको क्या कहते हैं, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग करवाए भी होंगे। केवाईसी के द्वारा ही बैंक जो है अपने ग्राहकों का या बहुत सी कंपनीज हैं जहां पर आपकी केवाईसी कराई जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना फलाना मांगा जाता है, जिससे वो सत्यापित कर पाते हैं कि ये जो हमारे क्लाइंट है वो सही हैं कि गलत हैं, ठीक है, मतलब ओरिजिनल है, मतलब आपको वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस को केवाईसी कहा जाता है। आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अपने आप चलती हैं। ऑटोमेशन आजकल आई है, जैसे गेट वगैरह आजकल देखे होंगे कि आप जाते हैं गेट के पास, ऐसे पैर रखते हैं, गेट अपने आप खुल जाता है ना, आप इंटर कर जाते हैं, बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेशन के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी आजकल चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी हैं, ऑटोमेशन मतलब समझ लीजिए ऑटोमेटिक, सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा है, तो इससे फ़ायदा ये है कि जो ऑपरेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से काम हो पाता है, ठीक है। किसी चीज़ को करने के लिए अब एक आदमी होता, वो जाता, स्विच दबाता, ऐसे घुमाता वैसे घुमाता, उसकी जगह मशीन उसे ऑटोमेटिक कर दे रही है, तो कम समय में उसका संचालन हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर ये सही हो जाएगा 8वें का। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल इन एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट, ठीक है। क्या है, बेरोजगारी दर आपको निकालना है। बेरोजगारी दर क्या है, यदि 125 मिलियन लोग हैं जिसमें 100 मिलियन लोग तो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और 25 मिलियन लोग नकारा हैं सॉरी, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या उनको काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ पर 25% आएगा, 25%, ठीक है। यहाँ पर जो बेरोजगारी दर आएगी कितनी आएगी, 25%, और सॉरी 20%, लग रहा है मैं थकने लगा, 20%। आंसर बी सही होगा आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, 10th नंबर, विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वैल्यू वेजेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार को निर्धारित करता है, ठीक है। तो उसको करता है लेबर मार्केट, श्रम बाजार। बहुत से जैसे जितने भी लेबर वर्क से रिलेटेड नियम होते हैं, लेबर्स लॉ भी होता है, ठीक है, एक चैप्टर है आपका लेबर वेलफेयर्स, ठीक है, उसमें श्रम कानून होता है, श्रम कानून के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये जो वास्तविक क्या मजदूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें निर्धारित करना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, लेबर्स लॉ, ठीक है। तो फिलहाल जो मार्केट है वो लेबर मार्केट ही डिसाइड करती है कि इस समय क्या वेजेज होने चाहिए, क्या पैसा देना जाना चाहिए, ठीक है। 10वें का आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री। पूरे देश की परफॉर्मेंस हमें जानना है, पूरे की क्या है, मतलब क्या स्थिति है देश की, देश आगे बढ़ रहा है, पीछे घट रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा। देश कोई इंसान तो है नहीं कि उसकी सैलरी से हम पता कर लेंगे, तो वो हमें पता चलता है जीडीपी से, ठीक है। जीडीपी से हमें पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है आगे चल रही है या पीछे चल रही है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, शायद यही इसके पहले आया था। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। निम्न में से कौन सा शुद्ध रिस्क की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो वो जो होता है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क हमें नहीं पता होता, ये प्योर रिस्क नहीं है, ये कभी भी अपडेट होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो टेक्नोलॉजी, जो प्योर रिस्क के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्योर रिस्क के अंतर्गत टेक्नोलॉजी रिस्क नहीं आता है, आंसर भी सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसा दे रहे हैं, बीच बीच में सैलरी के अलावा भी कुछ बोनस वगैरह इंसेंटिव दे देते हैं कि अगर आप एक अकाउंट खुलवाते हो तो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देंगे सैलरी के अलावा पर अकाउंट, तो इससे इसका उद्देश्य क्या नहीं है, हम इसको क्यों देते हैं इंसेंटिव? इसलिए देते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो और बढ़िया से चले और हमारा एम्प्लॉय और ज़्यादा मन लगा के काम करे, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दें, ठीक है। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। कह रहे हैं केवाईसी नॉर्म्स के अंतर्गत इनमें से कौन सा दस्तावेज केवाईसी को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है। देखिए,
वोटर आई कार्ड से भी केवाईसी हो जाएगी, राशन कार्ड पे भी आपका नाम है उससे केवाईसी हो जाएगी। आपका जो घर का होता है ना आवासीय प्रमाण पत्र या आपकी जो रजिस्ट्री है मकान की आपके नाम से है, तो ये सब कुछ केवाईसी के अंतर्गत आता है। लेकिन केवाईसी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, इसलिए आंसर डी सही हुआ। जो आय प्रमाण पत्र होता है ये केवाईसी में नहीं मांगा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। कौन सी अवस्था को तीव्र राजस्व वृद्धि अवधि कहते हैं, मतलब कौन सा वो टाइम है जिस दौरान जो है बहुत तेजी से कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा होता है, उसका जो पैसा कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। कौन सी स्टेज वो होती है, तो उस स्टेज को ग्रोथ स्टेज कहते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब जब वो कंप्लीट हो जाए एकदम, जितना मतलब अपने टॉप लेवल पर कंप्लीट हो जाए। डिक्लाइन मतलब जब वो नीचे गिरे, ठीक है। जो लोग शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत मतलब नाम सुने होंगे, हल्का फुल्का पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा वो ग्रोथ स्टेज होती है जब कंपनी जो है ग्रो कर रही होती है, ऐसे उसका शेयर मार्केट बढ़ रहा होता है, इसका मतलब कहीं की कंपनी बढ़ रही होती है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, यहाँ से ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। ABC ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट एड होता है प्राथमिक चिकित्सा, किसी को चोट लगने पर उसको डॉक्टर तक पहुंचने या डॉक्टर को उसके पास आने से पहले हम आप जो उसको चिकित्सा देते हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। और उसमें ABC शब्द होते हैं, तो ABC का मतलब क्या होता है? ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। हवा के लिए जगह बनाना, सांस देना और सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपका जो है ABC का फुल फॉर्म है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम हैजार्ड नॉइज पोल्यूशन। देखिए हर चीज़ को नापने का वजन, जैसे वजन हम मेजर करते हैं तो किलोग्राम में होता है, ग्राम में होता है। इसी तरह जो साउंड होती है, साउंड की जो यूनिट होती है, जैसे करंट होता है आपका एम्पियर में होता है, पावर होता है वाट में होता है, तो इसी तरह से जो साउंड होती है उसका जो यूनिट होता है डेसिबल होता है, ठीक है। डेसिबल हम बोलते हैं कि इतने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा डेसिबल की अगर आवाज़ हो रही है तो हमारे कान जो हैं डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, कान खराब हो सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक हो जाती है, ठीक है, और प्रदूषण बन जाती है। प्रदूषण मतलब वही चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा दे। तो यहाँ पर आंसर आपका है 80 से ऊपर, ठीक है। 80 से ऊपर, अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा, डेसिबल को डीबी लिखते हैं, ठीक है। कई जगहों पर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कई जगहों पर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। 80 dB से ज़्यादा अगर साउंड हो जा रही है तो वो हमें डैमेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट। जो भूकंप आता है उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग माप सकते हैं? माइक चेक करना जरूरी है, बैटरी थोड़ी कम है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट। जो भूकंप आता है उसको हम कौन से ऐसा मतलब हमारे पास डिवाइस है जिससे हम उसको माप सकते हैं? तो उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से जो भूकंप आता है उसको मेजर किया जाता है। भूकंप में भी आपने सुना होगा कि इतनी तेजी से था, 2.4 था, 6 था, 8 था, आपको बोला जाता है ना, तो वो इसी से मापा जाता है कि उसकी क्या मतलब तेजी कितनी थी। तीसरे का भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हेड प्रोटेक्शन डन थ्रू। हमें जो सिर है अपना, सिर का प्रोटेक्शन करना है ना, सर की सुरक्षा करना है, तो कैसे करेंगे? सर पे चश्मा लगा के नहीं, दस्ताने भी नहीं लगाएंगे, सर पे हम क्या लगाएंगे? सिर पे हम हेलमेट लगाएंगे। हेलमेट लगा के अपने सिर की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग मेथड में स्टारवेशन क्या है? देखिए फायर फाइटिंग में मतलब अग्नि से सुरक्षा या अग्नि से जब आग वाग लगती है तो फायर फाइटिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर उससे बचाव करने के लिए। तो उसमें स्टारवेशन भी एक चीज़ है, ठीक है। तो स्टारवेशन का क्या मतलब है? ठीक है, तो स्टारवेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, कि हमें जहाँ पर आग लगी है तो वहाँ पे जिस चीज़ से कुछ ऐसी मटेरियल होंगे जो फ्यूल टाइप के होंगे जिनकी वजह से आग पकड़ सकती है और ज़्यादा जल सकती है, या उसकी वजह से जल रही है, तो हमें उसे ख़त्म करना होगा, ठीक है। वही चीज़ है एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का उन्मूलन है, उसको ख़त्म करने की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एफर्ट, व्हाट इज मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दिस लॉसेस।
नौकरी के दौरान चोट और बीमारी, पैसा, समय, प्रयास खर्च होता है। इस नुकसानों को से बचने के लिए सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? ठीक है, इससे इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। अगर हम अपने यहाँ हमेशा मतलब सेफ्टी प्रोग्राम पर ध्यान दें तो ये चीज़ों का नौबत ही नहीं आएगा। अगर जो हम अपने इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी अगर चल रही होती, अगर नहीं चल रही है नहीं, अगर चल रही होती तो हम वहाँ पर सेफ्टी की पूरी प्रॉपर व्यवस्था करते और उस पर जो है जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस पर हमेशा कंट्रोल रहता, उस पर हमेशा अवेयरनेस होती है, रूल रेगुलेशन होता, तो क्या होता है ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना चोट लगेगी, ना बीमारी का खतरा आएगा, ना ही उस पर समय और पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सेफ्टी कंट्रोल प्रोग्राम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना। तो आंसर डी सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन लेयर मेड ऑफ, कह रहे हैं जो ओजोन लेयर आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों तरफ ओजोन लेयर का एक प्रोटेक्शन है जो हमें बचाता है। ठीक है, तो उसी जो कि दिन पर दिन जो ओजोन लेयर है वो कहीं न कहीं डैमेज होती जा रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो उसी को कह रहे हैं कि कैसे बनी है ओजोन परत, किससे बनी होती है? तो ओजोन परत बनी है ऑक्सीजन के 3 एटम से, 3 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, कोई पुरानी चीज़ है उसको हम दोबारा से मतलब बना के उसका नया उपयोगी प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, कोई पुराना कबाड़ा खराब मटेरियल है उसको हम नए यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। रिसाइकिल मतलब पुरानी सामान को दोबारा से प्रोसेस करके नए सामान में कन्वर्ट कर देना। मान लेते हैं कोई प्लास्टिक कोई उठा के ले गया, 10-20 ऐसे प्लास्टिक हैं टूट गए हैं, उनको गला के दोबारा से प्लास्टिक का डब्बा, बाल्टी कुछ बना देते हैं और वो इस्तेमाल होने लगता है, तो क्या कहलाएगा? रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, और ये बहुत होता भी है और करना भी चाहिए। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो उसको इकोलॉजी कहते हैं, परिस्थितिकी। ठीक है, आंसर सी से। द 3R सेव इन्वायरमेंट, ठीक है, 3R है। इसके पहले वीडियो में जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं हमारे, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो हम करवाते हैं, उसमें हमने बताया था 3R होता है। ठीक है, 3R का, तीनों R का अलग अलग मतलब है। तो क्या मतलब है? ये इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वायरमेंट को बचाने का मतलब है कि इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज, जो पर्यावरण में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसे हम कम से कम इस्तेमाल करें और हो सके तो उसको दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें और कम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा पर्यावरण बचेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। रिड्यूस मतलब कम करें, रिसाइकिल उसे दोबारा मतलब उसे दोबारा दूसरे रूप में बदलें और फिर उसे इस्तेमाल भी करें। तो ये RRR का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। जो लोग इसके पहले हमारी क्लासेस देखे होंगे उनको ये चीज़ पता रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कहीं पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, भारी मशीनें चल रही हैं इंडस्ट्री में और वहाँ पर कंपन भी हो रहा है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये एक तरह से हजार्ड है, नुकसान देने वाले खतरे हैं ये। ठीक है, जैसे केमिकल हजार्ड होता है जो केमिकल की वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली की वजह से जो होता है, साइकोलॉजिकल मतलब जब दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, कंपनी में या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो, तो ऐसे जो खतरे होते हैं, आप हो सकता है आप कुछ दिनों में दिमाग का संतुलन खो बैठे, तो ये सब साइकोलॉजिकल हजार्ड होता है। लेकिन जो हमें शारीरिक रूप से चोट पहुंचा सकता है वो सब फिजिकल हजार्ड होता है। ठीक है, जिसको हम महसूस करते हैं फिजिकली, जैसे हमें हथौड़े से चोट लग जाए, वाइब्रेशन हो रहा है और उसके अलावा रेडिएशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आती है। कोई मशीन, भारी मशीन है, वो हमारे ऊपर गिर गई, चोट लग गया, सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, गिर गए, अब कहीं इस तरह से चोट लगना, ये सब फिजिकली जो डैमेज, ये सब शारीरिक खतरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, ऐसा कौन सा है जो इंसान खुद पैदा करता है, उसको खुद ऐसे खतरा जिसे इंसान खुद बनाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा खतरा है? भूस्खलन। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, ये तो पृथ्वी मतलब भूकंप अपने आप आना, ज्वालामुखी भी इंसान नहीं बनाता है, साइक्लोन जो हवाओं का चक्रवात होता है वो भी इंसान नहीं बनाता, लेकिन लैंडस्लाइड इंसान की वजह से होती है।
जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग कटौती कर देते हैं, काटते हैं, पेड़ वेड़ काट देते हैं, हटा देते हैं। पेड़ हमेशा लैंडस्लाइड को बचाता है, पेड़ों की कटौती होगी, उसी वजह से आप देखें अक्सर पहाड़ों पर पहाड़ जो है कट के गिर जाते हैं, स्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड होता है वहाँ पे। तो उसके पीछे वही रीज़न होता है, उसको काट के हम सड़क बना दिए हैं, घर बना दिए हैं, पेड़ हटा दिए हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मैन मेड हो गया, इंसान की वजह से ये है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? ऐसी एनर्जी रिसोर्स जिसको दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, मतलब एक बार उसको इस्तेमाल कर लिए वो ख़त्म हो जाएगा। वो कौन है? तो वो है भाई कोयला। कोयला को जलाए वो राख हो गया, उसको दोबारा राख को आप जला नहीं सकते, ठीक है, ठीक है ना, उसको दोबारा नहीं, वो रिन्यूएबल नहीं है, मतलब उसको हम दोबारा नवीनीकरण उसका नहीं कर सकते। आंसर भी सही है। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क? कह रहे हैं काम करने के लिए अनसेफ है, असुरक्षित है, ऐसी कौन सी स्थिति है? अगर फ्लोर ऑयली होगा, अगर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर ढेर सारा तेल वेल गिरा हो, या फिर बहुत चिपचिपाहट हो, तेल वेल पहले से गिरा हो, तो ऐसी जगहों पर अगर आप काम करेंगे तो वो अनसेफ कहलाएगा, वो खतरनाक कहलाएगा, क्योंकि आप कभी भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है ना। तो ये ऑयली फ्लोर, यहाँ पर आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क? फिर से कह रहा है कि काम करने के लिए कौन सी स्थिति असुरक्षित है, ठीक है, फिर से असुरक्षित की बात कर रहा है। अगर अच्छी लाइटिंग होगी तो अच्छा मशीन होगा और अच्छी हवा आ रही होगी तो इन तीनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फ्लोर है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, तो फिर से वही चीज़ है, ऑयली फ्लोर। अगर ज़मीन पर तेल वेल गिरा होगा तो वहाँ पर फिर चोट लग सकती है, फिर ये असुरक्षित चीज़ यही हो जाएगी। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि जो हमारी धरती है उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वही कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाहिए सबको ऑक्सीजन और सब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो यही समस्या है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अर्गोनॉमिक हजार्ड? ठीक है, इसमें से कौन सा अर्गोनॉमिक हजार्ड नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये अर्गोनॉमिक हजार्ड के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रिपल आर? जैसे आर आया था ना आपका, आर क्या था? रिड्यूस था, रिसाइकिल था, रीयूज था, लेकिन रीजनरेट नहीं था, ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ट्रिपल आर के अंतर्गत कौन सा नहीं है? रिड्यूस भी होता है, रिसाइकिल भी होता है, रीयूज भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, इसलिए आंसर कौन सा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर फैक्ट्री एक्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक है, अलग चैप्टर आ गया लेबर वेलफेयर से। The factory, as per Factory Act 1948, canteen should be provided in factory for workers are more than। कह रहे हैं कि जो 1948 में जो एक्ट बना था कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। कहाँ पर की जानी चाहिए? जहाँ पर वर्कर की संख्या कितने से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर 250 या 250 से अधिक कर्मचारी जिस कंपनी में है वहाँ पर फैक्ट्री कारखाना अधिनियम के अनुसार जो कैंटीन बनाना अनिवार्य होता है, ठीक है, 250 कर्मचारी से अधिक होने पर। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर फैक्ट्री एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज? फैक्ट्री में, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम करने के समय पर प्रतिबंध है, कब से कब तक, ठीक है, तो महिलाओं के लिए सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद आप महिलाओं को काम पर नहीं बुला सकते हैं, ये प्रतिबंधित है। जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद काम पर नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है, ये नियम है। आंसर बी सही है। अंडर द फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड, कह रहे हैं एक हफ्ते में एक श्रमिक से ज़्यादा कितना समय काम करवाया जा सकता है, कितने घंटे से अधिक नहीं करवाना चाहिए, तो एक श्रमिक से 48 घंटे से अधिक जो है फैक्ट्री में एक हफ्ते में काम नहीं करवा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 घंटे काम करवा सकते हैं एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, उसकी शिकायत कर सकता है जो वर्कर है।
उसके बाद ILO पूछ रहा है, ILO क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बेसिक सैलरी एज पर EPF। जो PF है, आपने सुना होगा कि PF कट रहा है, इनका PF कटता है, PF कटता है, तो जो मतलब ऑन पे जो सैलरीड होते हैं पर्सन, उनका एक अमाउंट कटता है आपके सैलरी से, और उतना ही अमाउंट फैक्ट्री भी देती है, और वो आपके मतलब एक तरह से भविष्य की निधि के रूप में वो जो होता है, प्रोविडेंट फंड इसको कहते हैं, जमा होता रहता है। तो जो EPF 1962 का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत 12% तक जो है आपका EPF काटा जा सकता है, ठीक है। न्यूनतम लिख रहा है, बेसिक सैलरी का 12% जो है आपकी EPF में काटा जाएगा, ठीक है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेज अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेज एक्ट। जो देखिए फैक्ट्री एक्ट, वेजेज एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट, बहुत से अधिनियम बने हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी की राशि में कौन सी राशि शामिल है, क्या क्या ऐसा है जो मजदूरी की राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये इसमें नहीं आता है, उसके बाद ओवर टाइम का जो पैसा आता है वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, या फिर अगर कोई पुरस्कार वगैरह मिलता है तो ये सब आपके जो कहते हैं ना, जो आपकी जो सैलरी है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। आपका आता है महंगाई भत्ता, ठीक है, महंगाई भत्ता आपके सैलरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूछ रहा था आपके सैलरी के अंतर्गत कौन सा आता है। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। कह रहे हैं कि व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, ये तीनों चीजें आती है, वेतन नहीं आता, वेतन अलग चीज हो गई, वेतन का सुरक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन। इसमें से एक वायु प्रदूषक यानी एयर पोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन, इसमें से एक एयर पोल्यूशन कौन सा है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। कौन सा अधिनियम है जिसमें जो वर्कर्स है उनके लिए स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकताओं को प्रदान करती है। वो होता है हमारा ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। जैसे EPF था उसी तरह से ESI भी होता है, जो कि एक तरह से आपको जब भी आप मतलब बीमार होते हैं, आपको चोट लगती है, एक तरह का ये इंश्योरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं PF कट गया, ESI कट गया, ठीक है। तो ESI था ये आपका इंश्योरेंस वाला। फीस बोन चार्ट इज ऑल्सो नोन, जैसे PPP था, 5S था, स्वॉट एनालिसिस था, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं बिजनेस को समझने के लिए। उसी तरह से आपका फीस बोन चार्ट भी होता है। ये चार्ट कुछ इस प्रकार से बनता है कि वो जो मछली की हड्डी की तरह उसकी इस तरह से डिजाइन हो जाता है, तो इसलिए उसको फिश बोन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद इन PDCA साइकिल, P का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। कई सारे ऐसे मतलब शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे आप। तो जो P होता है प्लान, ठीक है। P होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट। क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। सबकी अलग अलग मीनिंग है। तो फिलहाल प्लान, P से पूछ रहा था कि P का क्या मतलब है। P का मतलब होता है प्लान। यहाँ पर आंसर आपका B सही हो जाएगा। द एक्सपेंशन ऑफ QMS, ठीक है। QMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो QMS का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आंसर डी सही आपका, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है PDCA मीन्स, देखिए अब पूछ दिया ना, PDCA पूछ दिया ना, मैंने आपको अभी बताया था। प्लान, D से डू, C से चेक, A से एक्ट। आंसर B सही है। द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल आर, जो क्वालिटी टूल्स होते हैं उसमें टोटल कितनी संख्या होती है, ठीक है। उसमें कितनी संख्या होती है, तो वो होती है आपकी 7। क्वालिटी टूल जो है 7 क्वालिटी टूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर? देखिए सेरी कहाँ से आ गया, सीरी या सेरी जो भी कह लीजिए, ये 5S से आया है। कुछ देर सबसे शुरुआत में आपको एक काइजेन का क्वेश्चन मिला था, काइजेन, ठीक है। काइजेन क्या होता है? काइजेन हमने पढ़ा कि निरंतर सुधार ही काइजेन कहलाता है। तो उसमें 5S कॉन्सेप्ट होता है, तो उसी में से जो एक S है जिसका नाम है सेरी, तो सेरी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सेरी का अर्थ है सॉर्टिंग आउट, ठीक है, सेरी का अर्थ है सॉर्टिंग आउट। तो सॉर्टिंग आउट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी फैक्ट्री में हैं, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स मशीनरीज हैं, तो हम सॉर्ट करते हैं, इसी हिसाब से उनको रखते भी हैं कि जो रोज़ यूज होने वाला है उसको यहाँ सामने रखो, जो महीनों में यूज हो रहा है थोड़ा अंदर सेफ रख दो, जो कभी कभी यूज हो रहा है यहाँ बीच में रखो, इस प्रकार से, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे पास अलमारी है, तो जो सबसे भारी सामान होता है उसको नीचे रखो, थोड़ा हल्का है ऊपर रखो, जो सबसे हल्का है उसको ऊपर रखो, जिससे कि ना तो अलमारी डैमेज हो, ना वो ऊपर गिरने का रिस्क हो, ना उठाने रखने में दिक्कत हो। तो ये सब क्या कहलाता है? सब सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका छठवें का ए हो जाएगा। सेरी जो शब्द है ये जापानी वर्ड है, ठीक है, जापानी शब्द है सेरी। सीरीज कहीं कहीं पे लिखा रहता है SIRI, अब यहाँ पे SERE लिखा है, जो भी है दोनों का यही मतलब होगा, सॉर्टिंग आउट। नेक्स्ट है, सॉर्टिंग आउट का और भी मतलब होता है कि जो काम की, अगर हमारे पास इंडस्ट्री में 50 चीज़ें हैं, तो 50 में जो काम की चीज़ें हैं उनको छांट कर अलग रख लेना, 40 सही हैं, 10 बेकार हैं, तो इनको हटा देना, एक साइड में रख देना या डंप कर देना, वो चीज़ें हैं। तो सॉर्टिंग मतलब ये भी होता है, ठीक है, सही चीज़ों का चुनाव करना। उसके बाद या छटनी करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल? क्वालिटी मैनेजमेंट यही होता है, क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की कितना अच्छा, हम कितना बेहतर बना रहे हैं, वही उसकी क्वालिटी कहलाती है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, और उसी में क्वालिटी टूल्स भी आते हैं। तो जो क्वालिटी टूल्स में हिस्टोग्राम डायग्राम है, जो हिस्टोग्राम है उसका क्या कार्य है? ठीक है, हिस्टोग्राम का कार्य है इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आंसर सी सही होगा, वितरण के आकार को इंगित करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन? आपने कई बार सुना होगा, बहुत से कॉलेज, बहुत सी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज कहते हैं ISO सर्टिफाइड है, लिखा भी रहता है ISO 9001 सर्टिफाइड। तो वही कह रहा है कि अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण होता है सर्टिफिकेशन। पहले क्या होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑडिट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, सारा प्रोसेस होने के बाद आपको ISO का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। आंसर डी सही है, ठीक है, लास्ट स्टेज सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट? वेस्ट मतलब खराब, ठीक है, बेकार, अपशिष्ट, कचरा, जो भी है। शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? ठीक है, ये है MUDA, ठीक है, मुडा। मुडा जो शब्द है ये यूज किया जाता है वेस्ट के लिए, मतलब खराब चीज़ के लिए, कचरा के लिए, जो चीज़ खराब हो गई, वेस्ट मटेरियल मतलब जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उनको, ठीक है। तो मुडा जो शब्द है, मुडा मीन्स वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्या है? क्वांटिफाई द क्वालिटी, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? क्वालिटी मतलब होता है, ये आपका पहला आंसर सही है, P/Q, ठीक है, फॉर्मूला है क्वालिटी को कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट चल रहा है, विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल? क्वालिटी सर्किल जो है, इसमें कौन सा टूल इस्तेमाल नहीं किया जाता? कहता है जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्वालिटी टूल में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो देखिए, हिस्टोग्राम डायग्राम भी क्वालिटी में यूज किया जाता है, परेटो चार्ट भी यूज किया जाता है, चेक शीट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो टॉर्क रिंच है ना, रिंच जो है क्वालिटी टूल में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। क्वालिटी टूल जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्वालिटी टूल एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर क्वालिटी मैनेज कैसे करना है उसकी एक तरह से स्टडी की जाती है, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, उनका एक पैरामीटर होता है, उसमें टार्क रिंच लेके हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्वालिटी में, इसलिए यहाँ पर आंसर डी सही है। विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड? देखिए, ISO अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपने बहुत से सुना होगा 9001, 9002, 903, लेकिन ये 9010 ये कोई ISO सर्टिफिकेशन नहीं होता है, और यही पूछ भी रहा है, विच वन इज नॉट
ISO सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड की, मतलब जो ISO के अंतर्गत नहीं आता है, तो ISO 9010 ऐसा कोई सर्टिफिकेट ISO प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, इसमें से गुणवत्ता की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, देखिए क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, क्वालिटी डिजाइन भी है, क्वालिटी एश्योरेंस भी है, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, आंसर डी सही होगा। विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वॉज स्टेट बाई क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान, भाई डॉक्टर JM जुरान ने कौन सा कथन कहा था, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था क्वालिटी मतलब फिटनेस फॉर यूज, जो इस्तेमाल करने के लिए फिट है वही क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो ये इनका सेंटेंस था। जैसे सब लोग को इनको एक परिभाषा, एक सेंटेंस देते हैं ना, तो क्वालिटी की परिभाषा उन्होंने दिया था, क्या दिया था, डॉक्टर JM जुरान ने बोला था क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छी तैयारी के लिए ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में जाना है आपको, तो आज के ही टाइम से परीक्षा देने के अगले दिन सेकेंड ईयर के कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको थ्योरी की चैप्टर वाइज क्लासेज मिलती हैं आपको। ठीक है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती है थ्योरी की, और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं, जो प्रैक्टिस करने में काफ़ी मज़ेदार हैं। पूरे 12 महीने की वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, यानी 1 साल की। बाकी फ्री क्लासेज आपको ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं, PDF वगैरह ग्लोबल ITI वेबसाइट पर मिल रहे हैं। पूरे कोर्स की मेहनत के बाद एक छोटा सा मेरा प्रमोशन हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, नहीं पसंद आई हो, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी कैसी रही ये ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट ज़रूर करिए आप कि मज़ा आया कि नहीं, तैयारी हुई, कुछ फील हो रहा है अंदर से कॉन्फिडेंस कि यार हाँ नहीं ये बूस्टअप डोज काम आया मेरे। ठीक है, मैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश नहीं की, ना किया हूँ बहुत बेहतर। फिर भी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।